अभी इंपॉर्टेंट है कि अभी जैसे एग्जामिनर के पास आपका कॉपी जाता है तो डिपेंड करता है कि उनका मूड कैसा है। 1-2 कॉपी 4 कॉपी तो फिर भी वो पढ़ेंगे कि हाँ क्या लिखा है, लेकिन उनके पास बहुत कॉपी जाती है तो वो कितना पढ़ेंगे, तुम खुद दिमाग लगाकर सोचो। लेकिन वो इतना जरूर देखेंगे। और एक और मतलब मेरे कॉलेज में लेकिन देखो ना, आप भी बोलोगे कि अरे ये एंटीजन और एंटीबॉडी का तो है ही नहीं रिएक्शन, ये तो एपिटॉप और पैराटॉप के बीच में झगड़ा चल रहा है। तो आप बोल सकते हो, लेकिन एपिटॉप एंड पैराटॉप इस फिगर के थ्रू बता देना। अब मेथड देख लेते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो हो रही है उसका अलग अलग नाम दिया गया है, वो देख लेते हैं। सो मेथड या फिर टाइप्स जो भी बोलो, मेथड ऑफ। हेलो एवरीवन, आज मैं इम्यूनिटी चैप्टर का फुल वन शॉट रिवीजन वीडियो लाई हूँ, जिसमें आप 40 to 1 आवर में इस चैप्टर को टिप टू टंग कर पाओगे। अगर आपके पास भी कम टाइम है, इस वीडियो को देखने के बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये वीडियो में सिर्फ वही बातें होगी, नो बकवास, मतलब जो इंपॉर्टेंट है, बार बार जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर देख रहे हो तो एक पेपर और पेन लेके बैठना, ताकि आप ऐसे मोड में ना जाओ, क्योंकि ऐसे जब हम लोग वीडियो देखते हैं तो बहुत सोने का नींद करता है। और जैसे ही आपके पास एक पेपर पेन लेते हो तो हम एक्टिव रह पाते हैं, चीजें भी ज्यादा रिकॉल होती है। सब चीजें नहीं लिखना। आज मैं भी ऐसा बहुत सारा थ्योरी नहीं लाई हूँ, सिर्फ समझाऊंगी, इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान दूंगी, क्या क्या लिखना होता है कंटेंट उस पर ध्यान दूंगी। बस लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स भी आपका उस 1 पेज में बन जाएगा। एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन कर लेना और आप यहाँ सीख भी लोगे, नींद भी नहीं आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये है हमारा सिलेबस, ये देख सकते हो। यूनिट 4 जितना भी टॉपिक है देखेंगे। वन शॉट में रिवीजन चल रही है, ऐसे मैं फुल वीडियो डाल चुकी हूँ, लेकिन ये एग्जाम ओरिएंटेड है। अभी रांची यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, उसके लिए ओरिएंटेड। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हो तो भी देख सकते हो। देखो ये सारा टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे। देन हाँ, ये एग्जाम का सिर्फ 10 से 15 दिन बचा है। आपके पास ओरिएंटेड मतलब रिसोर्सेस नहीं मिल पा रही है, बुक इधर उधर ढूंढते फिर रहे हो, कंटेंट एक जगह नहीं दिख रहा है, तो आपका जितना भी सिलेबस है, जैसे आपके सिलेबस में है वैसे ही इस नोट्स में बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस नंबर से आप जाके देख सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। उतना ही नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ताकि आप लास्ट टाइम देख सको, वो बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन उसमें डाला हुआ है। और टाइम मैनेजमेंट का बहुत प्रॉब्लम रहता है स्टूडेंट के साथ, तो इसमें पीवाईक्यू भी अवेलेबल है 10 ईयर का। आपके जैसे रांची यूनिवर्सिटी में नहीं है किसी का सेमेस्टर पेपर, कैसे पूछा जा रहा है अलग अलग यूनिवर्सिटी का मैं इसमें डाली हूँ, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, बाबा फरीद, इस सब में आप देख सकते हो। जैसे सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, और अगर विश्वास ना हो तो बाबा फरीद सब का देख लेना, वही चल रही है, क्योंकि आईएनसी का ही सबको पूरे इंडिया में फॉलो करना रहता है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपके अपनी यूनिवर्सिटी का नहीं है तो मैं दूसरे यूनिवर्सिटी का आपको रिवीजन देखने के लिए वो नोट्स में इंक्लूड कर दी हूँ। चाहिए तो इस पे मतलब जाके देख सकते हो सैंपल पेपर, या फिर कमेंट में जो पिन लिंक है उसके थ्रू भी आप सैंपल देख सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके यूनिवर्सिटी के लिए डिजाइन है। चलिए स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी वाले चैप्टर को। पहला यहाँ पे देखो, आप जो टॉपिक है इम्यूनिटी का टाइप एंड क्लासिफिकेशन जानना है। सो ये 5 मार्क्स में हमेशा एज इट इज जैसे सिलेबस में है वैसे ही उठ के आपके पेपर में देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या करना है, हेडिंग डालोगे, नॉर्मल सी बात है। हेडिंग डालने के बाद इंपॉर्टेंट है कंटेंट पूरा डालना होगा। इम्यूनिटी लिखे, आपके पास भी पेपर पेन होना चाहिए। मैं कोई, क्योंकि रिवीजन वीडियो है, कोई भी बड़ा भारी भरकम थ्योरी पार्ट नहीं लाई हूँ। इंट्रोडक्शन लिखना, और कभी भी मेरे जैसा शॉर्ट नहीं लिखना है। मैं टाइम बचाने के लिए शॉर्ट शॉर्ट लिखूंगी, समझाने पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा। जिनके पास, बहुत लोगों के पास मेरा नोट्स अवेलेबल है, तो आप स्क्रीन को स्प्लिट कर लेना और देखना नोट्स से सारा रिवीजन सिर्फ 40 मिनट टू 1 आवर में मैं करवा दूंगी। सो इम्यूनिटी पहले है क्या, कोई भी एंटीजन, एंटीजन का मतलब क्या है, इसमें इसमें देखो 2 चीजें आएगी इस चैप्टर में ना, आपको इस पे फोकस यही रहेगा। पूरा चैप्टर का अगर मैं ओवरव्यू दूं तो ये 2 से 3 चीजें, 3 वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है ना, 3 वर्ड पहले ही समझ लेते हैं दीदू, ताकि आगे सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। तो चलो देखते हैं। एंटीजन एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, देन एंटीबॉडी देखने को मिलेगा, ये रहा एंटीबॉडी, एंड एक वैक्सीन देखने को मिलेगा। ये सब इम्यूनिटी से रिलेटेड है। एंटीजन क्या है सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं, क्योंकि इसी की वजह से हमारे बॉडी में ये स्टार्ट होता है। एंटीजन, एंटीजन का मतलब है बाहर से कोई भी ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म हो गया, सब्सटेंस हो गया जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, समझो दुश्मन है। अब दुश्मन आएगा तो उसे बचाने के लिए एक्टिवेट होता है, उसे मारने के लिए, उससे रेसिस्ट करने के लिए एक्टिवेट जो होता है हमारे बॉडी में, वो उसे हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं। तो एंटीजन क्या है, वो बाहर का कोई माइक्रोब्स हो गया, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब हमारे लिए एंटीजन है। कोई और हार्मफुल ये माइक्रोब्स, हार्मफुल सब्सटेंस, क्योंकि ये बार बार आएगी। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखोगे, सीरोलॉजिकल टेस्ट देखोगे, आगे चल के जितनी भी चीजें देखोगे इसमें आएगा। तो पहले हम लोग ये देख लें कि हार्मफुल सब्सटेंस ये एंटीजन हो गई। अब एक वर्ड एंटीबॉडी को देख लेते हैं, ये क्या है। तो एंटीबॉडी, ये जो एंटीजन आया उससे बचाने के लिए, उससे लड़ने के लिए जो हमारे बॉडी ने बनाया, वो एंटीबॉडी उसे बोला जाएगा। और लास्ट में इस चैप्टर का 2 भागों में है कि पहले आप एंटीजन अपना इम्यूनिटी पार्ट को पढ़ोगे अपने बॉडी का, देन एक पार्ट स्टार्ट होगा वैक्सीन। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन मेनली बाहर से लिया गया है। मतलब देखो, वैक्सीन में ये एंटीजन कोई माइक्रोब से सब उसकी कैपेसिटी को कम कर दिया जाता है, मतलब या तो उसे लाइव ही, बट उनकी कैपेसिटी को कम करके आपके बॉडी में दिया जाना, या फिर उसके कुछ पेप्टाइड्स को, विरुलेंस फैक्टर को डीएक्टिवेट करके बॉडी में डालना। क्यों डालना, जैसे ही डाला जाता है तो हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो पहले से ही बना के रखता है, वो तैयार किया जाता है। जैसे कि सोल्जर्स, ऐसा समझ लो कि इंडिया पाकिस्तान का ही यहाँ पे बात अभी पूरा दिमाग में रखना, कि जैसे पाकिस्तान हमारे लिए दुश्मन जैसा काम करता है, हमेशा वॉर करते रहता है, तो पूरे इंडिया में अब सभी लोग तो लड़ने नहीं चले जाते हैं, एक स्पेसिफिक सोल्जर्स नाम दिया गया है जो लड़ते हैं उनसे। वैसे ही हमारा बॉडी में कोई भी बाहर से अगर चीजें आई तो उससे लड़ने के लिए एक स्पेसिफिक जो काम करता है उसे हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं। सो यही इम्यून सिस्टम करता क्या है,
ये एंटीबॉडी कुछ सेल्स के थ्रू कुछ अलग अलग सेल्स ही इसमें आते हैं जो बाहर से चीजें जो आई उससे लड़ने का काम करेगा। जो बाहर से चीजें आई वो इम्यूनिटी है, जो बना अंदर ये एंटीबॉडी जनरेट करता है, बहुत सारे इसमें सेल्स होते हैं इसके थ्रू लड़ता है। साथ ही साथ एक लास्ट में आएगा वैक्सीन कि ये अगर खुद से नहीं बनाया, फिर अगर हमें पहले से बना के रखना है, जैसे सोल्जर्स को लड़ना है तो पहले से ही बहुत सारे डमी पे काम चलती है, उन्हें बहुत सारी चीजें सिखाया जाता है। तो ये पहले से ही तैयार करवाना वैक्सीन के थ्रू ये होता है। ये और भी आप अच्छे से जानोगे। तो इम्यूनिटी में आप इंट्रोडक्शन क्या डालोगे कि ये एक ऐसी प्रोसेस है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, एग्जाम बहुत पास है, रिवीजन वीडियो चल रहा है, तो एग्जाम में लिखना कैसे है वो भी हम लोग साथ साथ जितना पॉसिबल हो सके मैं बताते चलूंगी। तो देखो अभी इंपॉर्टेंट है कि अभी जैसे एग्जामिनर के पास आपका कॉपी जाता है तो डिपेंड करता है कि उनका मूड कैसा है। एक दो कॉपी चार कॉपी तो फिर भी वो पढ़ेंगे कि हाँ क्या लिखा, लेकिन उनके पास बहुत कॉपी जाती है तो वो कितना पढ़ेंगे तुम खुद दिमाग लगाकर सोचो। लेकिन वो इतना जरूर देखेंगे। और एक और मतलब मेरे कॉलेज में या फिर अदर अदर मैं पॉडकास्ट में देखी थी कि एक ये प्रोफेसर बोल रहे थे कि देखो कॉपी में नंबर लाने का सिंपल सा है कि उनको जितना अच्छा कॉपी देखने में लगेगा, अच्छा मतलब क्या कि जितना कम मेहनत लगेगा कॉपी को चेक करने में उतना अच्छा। अब देखो किसको मेहनत करना पसंद है, आपने ऐसा लिख दिया कुछ कंटेंट क्या लिखा है पता ही नहीं चलता। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अभी कंटेंट पावर क्या बोल रही हो दीदू। सो यहाँ पे जब भी लिखो तो हेडिंग को सबसे अच्छे से लिखो। इंट्रोडक्शन हम लोग जैसे कि हमसे पूछ लिया गया कि इम्यूनिटी को डिफाइन करो, इसके टाइप के बारे में लिखो, इसको क्लासिफिकेशन कर दो। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इम्यूनिटी का हेडिंग डालेंगे, इंट्रो लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे, टाइप को सुंदर सा ऐसे करके एकदम लिखो। कुछ नहीं, वो चीजें मेन मेन चीजें आपका सही होना चाहिए। अंदर की चीजें किसको इतना पढ़ने का टाइम रहता है। आप एक पेज अगर पढ़ने जाते हो 5 मिनट लग जाती है ना, अगर हर पे वो सब कॉपी पे इतना टाइम लगेगा कैसे हो पाएगा। सो मेन मेन हेडिंग डालना इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है कि अंदर की कंटेंट हमें ना भी आए तो उससे रिलेटेबल चीजें भी लिख देते हैं, तो भी कभी कभी बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाता है। क्योंकि हर बार कॉपी नहीं चेक होती एकदम एक एक वर्ड पढ़ के, लेकिन आपने लिखा है दिन समझ में आ जाता है कि हाँ ये बच्चा पढ़ा है। तो ये सब आपको हर क्वेश्चन में देखना है, ध्यान रखना है। और हाँ ये चीजें और बता दूं कि अगर कंफ्यूज होते हो कि कैसे लिखे तो मैं नोट्स में यही चीजें पूरा स्ट्रक्चर वे में दी हूँ। अगर नोट्स नोट्स आपको नोट्स का ये लग रहा है, फ्री क्लासेस जो वन शॉट है चाहो तो आप उसे भी देख सकते हो, फ्री लेक्चर है, ये वाईटी पे मिल जाएगा। अगर आपके पास 10-15 दिन का टाइम है, वन शॉट भी मैं डाली हूँ तो देख सकते हो। लेकिन इतना मैं चाहती हूँ कि आप स्ट्रक्चर जरूर फॉलो करो एग्जाम में। जैसे यहाँ इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे जो आपने समझा। इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन रटने की चीज नहीं है, आप वही चीजों को समझ के बदल के लिख सकते हो। जैसे हमने क्या पढ़ा, इम्यूनिटी एक ऐसा प्रोसेस है जब, और पेन का कलर चेंज 2 कलर यूज एटलीस्ट आप करोगे, प्रोसेस है जिसमें मतलब बॉडी, प्रोसेस ऑफ बॉडी टू प्रोड्यूस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस टेंस फॉर प्रिवेंट बॉडी टू एंटीजन। या फिर ये एंटीजन देखो जो हमने बोला भाई, मैं कुछ याद करके नहीं आई हूँ, जो हमने समझा वो अपने वर्ड में लिखो। जितना अपने वर्ड में लिखोगे उतना अच्छा होता है। डेफिनेशन अगर देखें तो ऐसे लिख सकते हो ये स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ या फिर बायोलॉजिकल स्टेट ऑफ बॉडी टू टू रेसिस्ट टू रेसिस्ट रेसिस्ट फ्रॉम एंटीजन। कोई भी अगर एंटीजन हमारे बॉडी में कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस आए उसे बचाने की प्रोसेस है, हमारा बॉडी का बायोलॉजिकल स्टेट है। हमने इसे मतलब ये हमारे अंदर पहले से ही है जो हमें बचाता है। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन हो गया। देन क्लासिफिकेशन अगर लिखना है तो सिंपल सा ये क्लासिफिकेशन ऊपर हेडिंग डालो, ये 5 मार्क्स में आता है, ऐसे आप फॉलो करोगे। क्लासिफिकेशन मेन हमारा इसमें वर्ड पे फोकस रहेगा कि क्या आखिर ये वर्ड कहना क्या चाहता है। सो ये क्लासिफिकेशन 2 टाइप का हमारा इम्यूनिटी होता है। इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, एक पहला है इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एंड दूसरा है एक्वायर्ड। मेरे साथ आप बनाते चलो, बहुत अच्छा रहेगा, आप एक ही बार में बना पाओगे। इनेट का मतलब क्या है कि बाय बर्थ ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट प्रेजेंट बाय बर्थ। और ये एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब क्या है, जैसे लोग, जैसे आप आकर अभी पढ़ाई कर रहे हो या फिर जैसे पैसे कमाते हो तो ये बोले कि हमारा एक्वायर्ड एसेट है, संपत्ति है। वैसे ही जब आप जन्म लेने के बाद आपका बॉडी इम्यूनिटी बिल्ड कर रहा है तो उसे हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ ये सिंपल सा एक दो वर्ड ही अभी ध्यान रखो। मेन मेन पॉइंट बस आना चाहिए बनाने के लिए। हम हमारे पास टाइम होता है वो 3 घंटा इसीलिए मिलती है ताकि अच्छे से हम लोग लिख सके। ये एक इसका आगे अगर टाइप देखो तो क्लासिफिकेशन और टाइप दिया है तो ये कुछ स्पेसिस से रिलेटेड और देखो स्पेसिफिक होता है। एंड इधर एक स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी, जस्ट अ सेकंड पेज का मैं देख लेती हूँ, 1 मिनट। स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी का अदर टाइप देखें तो स्पेसिफिक है, कुछ स्पीसीज से रेशियल रिलेटेड है। यहाँ पे स्पीसीज होगा, रेशियल एंड इंडिविजुअल। देखो इसमें क्या आता है मैं समझाती हूँ। इंडिविजुअल ये आगे, इंडिविजुअल स्पीसीज का मतलब क्या है, देखो इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ आपने कुछ नहीं किया वो आपके अंदर अवेलेबल है। इसमें भी टाइप्स होता है, जैसे कि स्पीसीज का मतलब क्या है कि जैसे ह्यूमन हो गया, रैट हो गया, अलग अलग स्पीसीज, तो सब में रेसिस्ट करने की
कोई भी एंटीजन से रेसिस्ट करने की अलग अलग कैपेसिटी होती है। जैसे ह्यूमन में देखें तो साल्मोनेला टाइफी जो है वो कॉज कर सकता है, फीवर कॉज करता है, टाइफॉइड फीवर कॉज करता है। लेकिन माइस आप देखते हो उसे साल्मोनेला टाइफी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके अंदर ऐसी इम्यूनिटी है कि अगर साल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया चला भी जाए उनके बॉडी में तो वो रेसिस्ट कर लेंगे। तो ये इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जाने के बाद ये कुछ इसका इम्यून कर रहा है, ये पहले से ही बाय बर्थ इनमें अवेलेबल होता है। सो इस तरह के इम्यूनिटी का स्पेसिस इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ अवेलेबल है। रेशियल में क्या है, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि ब्लैकियंस जो है उनको कम चांसेस रहता है कि उन्हें एनीमिया हो, और यही इधर ज्यादा देखने को मिलता है। सो नेग्रोन्स में ये उनके स्पीसीज ही ऐसे हैं, उनकी बॉडी में मेलाटोनिन ज्यादा होने की वजह से उन्हें कैंसर, एक बार ऐसा सुने होगा कि कैंसर उन्हें नहीं होता। ये आरबीसी का उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, इसके लिए वजह से एनीमिया नहीं होता। तो ये रेशियल उनके पास पहले से ही अवेलेबल है, उनका बॉडी आने के बाद कुछ नहीं किया, ये पहले से ही है कि उनकी एक रेस को, स्पेसिफिक रेस को वो होगा ही नहीं डिजीज। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही वो रेसिस्टेंट एक्टिव ये पावर है। इंडिविजुअल इम्यूनिटी जो कि बाय बर्थ से आपने सुना होगा कि एक ही घर में एक पर्सन को बहुत ज्यादा बीमारी हो रही है, एक को नहीं हो रही है। फिर कोरोना वायरस ही अभी बहुत हुआ था और सबसे अच्छा एग्जांपल है कि एक कम्युनिटी में हद तो तब हो गई थी जब 14 लोगों को चेक किया गया तो वहां पे कोरोना वायरस उनमें था, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उनकी बॉडी में कोई सिम्टम नहीं आ रही थी। तो ये इंडिविजुअल इनेट स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है जो उन्हें बचा कर रखती है। एक व्यक्ति, अब एक पर्सन अफेक्ट हो जा रहा है, वही दूसरा पर्सन उससे रेसिस्टेंट है, उसे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उनके अंदर वो पहले से ही अवेलेबल होता है। तो इनेट का भी आप लिखना चाहो, अगर 5 मार्क्स में पूछता है तो लिख देना, जितना टॉपिक हेडिंग डालोगे उतना अच्छा मार्क्स ला सकते हो। अब आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आते हैं और ये इजी भी है। इसमें बस चार्ट याद रखो और जितना टाइम है वैसे आप लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि ये कितने मार्क्स में पूछा हुआ है। 2 मार्क्स में कभी कभी पूछता है इम्यूनिटी, तो आप सिर्फ ये डेफिनेशन इंट्रोडक्शन लिख के और ये चार्ट बना के छोड़ दोगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वहां पे हमारे पास टाइम नहीं होता, 2 पेज में कितना ही लिखोगे। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारा 2 टाइप का होता है, ये एक्टिव जहां पे हमारा बॉडी इन्वॉल्व हो, और दूसरा टाइप है पैसिव इम्यूनिटी। एक बार मैं देखती हूँ आपको स्क्रीन शो हो रहा है पूरा या नहीं। ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है, देन थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को। सो एक्टिव इम्यूनिटी है एंड पैसिव इम्यूनिटी है। इसका फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन है ये, इससे अगर देखें तो एक्टिव में भी नेचुरल आता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। बस इस चार्ट को याद रख लेते हो ना, और कुछ याद रखने की जरूरत इसमें नहीं है। सेकंड आता है इसमें भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब क्या मतलब है दीदू, एक्वायर्ड तो हम लोगों ने देख लिया कि जन्म लेने के बाद, बर्थ के बाद जो हमारा बॉडी रेसिस्टेंट इम्यूनिटी बना रही है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। इसमें भी एक्टिव का मतलब क्या है, अब एक्टिव जैसे कि वीडियो को शुरू करते ही मैंने बताया कि आप एक पेपर पेन लेके बैठ जाओ, और बहुत लोग लेकर बैठे होंगे, अगर आप नहीं बैठे हो तो आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हो, क्योंकि आप एग्जाम अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। पूरा दिन मस्ती करना गलत बात नहीं है, लेकिन एग्जाम के टाइम भी मस्ती कर रहे हो तो ये थोड़ा अपने साथ बेईमानी, क्योंकि रिजल्ट आप ही देखोगे, वो आपके पास रहेगा सब दिन, और उसे देखोगे तो अच्छा फील होगा। अरे तभी पॉसिबल जब थोड़ा सा तो एटलीस्ट मेहनत करो। तो एक्टिव, आप पेपर पेन लेके बैठे हो, आपका माइंड बॉडी पूरा इन्वॉल्व है, काम कर रहा है। तो ये नेचुरल में क्या है, एक्टिवली तो पहले देखिए कि हमारा बॉडी खुद इन्वॉल्व हो इम्यूनिटी जनरेट करने में, एंटीबॉडी बनाने में। सो इसमें एग्जांपल क्या आएगा कि जब भी, जैसे अभी यहाँ पे किसी को भी कोई डिजीज हो गई, लाइक टीबी हो गया, या फिर कोई भी बाहर से एंटीजन आए और डिजीज कंडीशन हुई, उस टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी पहले से नहीं था और हमारा इम्यूनिटी काम किया, उसमें इन्वॉल्व हुआ, उसे देखा, पहचाना, और एंटीबॉडी या फिर जो भी जनरेट किया, वहां पे सेल्स आए उसे मारने के लिए। तो उस टाइम पे जो रेसिस्टेंस की कंडीशन थी वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बोला जाएगा, कि हमारा बॉडी इन्वॉल्व हुआ और नेचुरली जो बाहर ऑर्गेनिज्म था हमारे बॉडी में गया, वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है। तो ये कोई भी डिजीज नॉर्मली कंडीशन आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, लिखने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद एग्जाम्पल एक डालोगे। अब आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का बोला जाएगा जब चीजें कुछ बनी बनाई हमारे बॉडी में जाए। अब आप सोचो कौन होगा, क्या होगा, जो बनी बनाई चीजें हमारे अंदर जा रही है। अभी एचपीवी वैक्सीन जैसे देख रहे हो, तो उसमें क्या होती है, बनाया गया ह्यूमन के थ्रू, लेकिन वहां पे जो दिया जा रहा है वो कोई भी एंटी बैक्टीरिया वायरस हो गया, वो बॉडी में डाला जा रहा है। लेकिन एकदम से ऐसे नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि फिर डालने का क्या फायदा, इससे अच्छा है कि उसी को अंदर जाने तो हमारा इम्यूनिटी, जब हमारा बॉडी खुद इम्यूनिटी बिल्ड कर ही लेगा तो फिर क्यों वैक्सीन पहले से क्यों देना। तो देखो इसका आगे मैं बताऊंगी कि वैक्सीन का ये फिनोमिना होता है कि जो बैक्टीरिया फिर वायरस है जिस स्टेज में, उसी स्टेज में नहीं दिया जाएगा, उसकी कैपेसिटी को कम कर दिया जाएगा, एक्टिवेटेड करके दिया जाएगा, या फिर किल्ड दिया जाएगा। उससे क्या होगी, हमारे अंदर जो हमारा इम्यूनिटी है वो पहले से, उनकी अभी कैपेसिटी कम है। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का ये समझ लो, उधर से आया कोई और उनके पास बम बारूद ना हो, सिर्फ इंसान आ जाए तो हमारा, और वो सिर्फ बता दे कि मैं ऐसा हूं, मतलब उसे आने से कि हाँ ये कर सकता हूं, तो हमारे सोल्जर्स नेक्स्ट टाइम अगर बारूद लेके भी आए तो वो बारूद अपने पास रखेगा और उससे जीत पाएगा। वही होता है वैक्सीनेशन में, कि आपने दे दिया, आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाया और दिया, लेकिन उसमें भी हमारा बॉडी इन्वॉल्व हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब आए तो हम बना के रखेंगे और उसे किल करेंगे। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है वैक्सीनेशन। नेक्स्ट आता है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का भी 2 टाइप, जिसमें हमारा बॉडी इन्वॉल्व ना हो, इससे चीजें बनी बनाई हो। इसमें भी नेचुरल है, आर्टिफिशियल है। नेचुरल का एग्जांपल क्या होगा, जैसे मम्मा से मिल रहा है आपको इम्यूनिटी, जैसे ये मिल्क में हमें मिलता है IgA, जो कि हमें उस टाइम पे जब हम लोग बच्चे थे, या फिर एक बच्चा को जब वो जब दूध, उस टाइम पे उनकी इम्यूनिटी इतनी बिल्ड नहीं रहती, तो मम्मा से IgA एंटीबॉडी मिलता है दूध से, जो बाहरी इन्फेक्शन से उसे बचाता है। तो ये पैसिव है। बट नेचुरल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि मम्मा के अंदर कोई और नहीं बनाया था, उनकी बॉडी नेचुरली उनसे बना था और ये बच्चे में दिया जा रहा है, उनका नहीं इन्वॉल्व है, इसीलिए इसे पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं। अब आर्टिफिशियल देखते हैं। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कब बोला जाएगा, जब ना तो
आपका बॉडी इन्वॉल्व हो, ना ही वो नेचुरल हो। ह्यूमन बनाया है और आपका बॉडी को भी कुछ नहीं करना पड़ रहा है। तो ये जो एंटीवेनॉम होते हैं, जब स्नैक बाइट किसी को कर ले और उस टाइम पे मैं लिटरली बता रही हूँ, मतलब ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं रात में इसे रिवीजन करके और सो गई थी। मुझे रात में सपना, इतना ज्यादा परेशान हुई इसकी वजह से, बस पड़ी और चला गया सबकॉन्शियस में, सोई थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे जूते के अंदर, शूज के अंदर सांप है और वो मुझे काट लिया, क्योंकि मैं ये पड़ी थी और मैं हॉस्पिटल गई और मुझे एंटीवेनम, सोच सकते हो कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता। बहुत डर गई थी, क्योंकि सपना का एक रियलिटी है कि वो जब तक तुम जगोगे नहीं, जितना परेशान रियल लाइफ में हो, कि मतलब आपके पास जब सांप कर ले तो जितना परेशान होगे उतना ही नींद में भी होता है। तो सोच सकते हो एज अ टीचर लाइफ भी, मतलब क्या क्या सोते वक्त भी क्या क्या मैं सोच ली। सो एंटीवेनम ये जो है, मेरा बॉडी इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें। अगर मेरे को स्नैक बाइट कर ली, एक बार हुआ है बट मैं जिंदा हूँ। सो उस टाइम पे जो वेनोम दिया जाएगा, वो आपका बॉडी भी इन्वॉल्व नहीं है, फिर वो आर्टिफिशियल है, सिंपल सा तुम लिख सकते हो। तो ये क्लासिफिकेशन एंड जो इम्यूनिटी वाला पार्ट है 5 मार्क्स में इतना इनफ है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है आपके सिलेबस में। कितना छोटू दिख रहा है ना, बट मैं आपको दिखाती हूँ जूम करने। ओ सॉरी सॉरी, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ देखो अब आ गया होगा। ये देखो, ये देखो, ओ गॉड, कभी ना दिखते हैं हम लोग, इसको दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपको दिख रहा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। अब ये भी एग्जाम में बहुत 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 बार पूछा हुआ है, ध्यान देना और हेडिंग डालना कि इसमें क्या लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एंटीजन, पहले देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसमें भी मेन चीजें जो आपको याद रखना चाहिए, प्रोसेस है क्या, ये लिखोगे। स्ट्रक्चर वे में अगर चाहिए, आपको लगता है कि मैं नहीं लिख पाता हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ, स्ट्रक्चर नहीं, सेंटेंस को स्ट्रक्चर नहीं कर पाता हूँ, तो फिर आप जो पिन है कमेंट में, उसके थ्रू जाके नोट्स के लिए देख सकते हो। ऑनेस्टली बता रही हूँ, बहुत मेहनत करके अफोर्डेबल प्राइस में वो आपके लिए बना है। तो एक बार 10 से 15 दिन भी हो, कैसे लिखना है एग्जाम में उस वे में। बुक में हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, एक बार में हम लोग कंफ्यूज होते हैं पढ़ने पे। बहुत सारी बुक जो मार्केट में अच्छे बुक है, उससे बनाया गया ताकि एग्जाम टाइम में आप उसे अच्छे से पढ़ सको। तो एक बार जरूर देखना। देखो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में आप इंट्रो देखोगे, खत्म करवाना है तो पहले हम लोग मेनली देख लेते हैं। इसमें आ गया बात एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन, इसको समझने के लिए 5 मार्क्स में आएगा। तो इसका तो बहुत सारा, इतना सारा कंटेंट है ना, कि आप सोचोगे कि लिखे तो लिखे और आता है 5 मार्क्स में, यही है। आप देख सकते हो पेपर में। तो क्या लिखोगे, अगर आपके पास टाइम है और अच्छे से लिख सकते हो, तो पहले बता दो एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है। ये बाहर से आई हुई चीजें, जो हार्मफुल माइक्रोब्स हो गया, सबस्टांस हो गया, जो हमारे बॉडी को अफेक्ट करना चाहता है। और ये एंटीबॉडी क्या है, इसके बिहाफ में ये हमारा बॉडी में जो बी सेल है, वो ग्लाइकोप्रोटीन ही, मतलब ये आगे चल के गामा ग्लोब्यूलिन, ऐसा आगे अभी आप देखोगे, ये बनाता है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है ताकि इससे ये लड़ सके। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का मतलब क्या है, जब भी कोई बाहर से एंटीजन आई, हमारा बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा और ये दोनों लड़ेगा। क्योंकि ये बना क्यों है, जैसे हमारे इंडिया में और पाकिस्तान में झगड़ा हो रहा है, उधर से सोल्जर्स आए, वो समझो कि एंटीजन है, और हमारे ये इंडिया से जो सोल्जर्स है वो एंटीबॉडी है। तो ये दोनों, ऐसा थोड़ी है कि देख के और मर जाएगा भाई इंसान, कुछ तो लड़ना होगा ना। तो ये लोग जो दोनों लड़ रहे हैं, वही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है हमारा। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी लिख देते हो, फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में मतलब डाल के, और एंटीजन एंटीबॉडी देख लेना। मैं सब चीज नहीं लिखने वाली हूँ, क्योंकि आपका टाइम फिर बहुत ज्यादा चला जाएगा। एंटीबॉडी रिएक्शन, इससे लिखोगे प्रोसेस टू, बहुत ही इजी वे में, फाइट एंटीजन एंड एंटीबॉडी। यही हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया, एंटीबॉडी। अब इसमें होता आखिर क्या क्या है, ये तो आप समझ लिए। एक और इसके अंदर की टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो एंटीजन और एंटीबॉडी आया, वो दोनों डायरेक्ट से, ऐसे नहीं कि मतलब जैसे कि दोनों तरफ से, इधर से पाकिस्तान से है और इधर से सोल्जर्स है, तो पूरा बॉडी क्या, उनका पूरा बॉडी वो जाके ऐसा थोड़ी टकराते हैं। कुछ स्पेसिफिक हैंड से ये होगा, अगर उनके पास बम बारूद है तो उससे होगा, या फिर ये ऐसे, अगर तुम लड़ने जाते हो, समझो कि आप आराम से नहीं झगड़ा हो रहा है, लेकिन सपोज लेट के हो रहा है, तो आप क्या करोगे, पहले हम लोग हाथ से ही करेंगे ना। तो स्पेसिफिक इस एंटीजन का, जैसे ये समझो कि हमारे पास एंटीजन है और ये हमारे बॉडी में ये वाइसेप का हमारा एंटीबॉडी होता है, ये लड़ने जाएगा। तो अगर ये लड़ा, तो ये पूरा, और ये पूरा नहीं टकराएगा, इसका कुछ स्पेसिफिक पार्ट ही टकराता है, उसका कुछ नाम है, वो जरूर बताना, एग्जामिनर का निगाह उसी पे रहता है। इसमें जो इसका जो पार्ट है जहां पे एंटीबॉडी आएगा, उसे हम लोग इपिटोप बोलते हैं। एंड ये जो पार्ट है एंटीबॉडी पे, जो एंटीजन जहां पे बाइंड होकर इन दोनों का फाइटिंग होने वाला है, उसको हम लोग पैराटॉप बोलते हैं। तो कहा जाए ना, तो ऐसे तो हम लोग हमारे सिलेबस में भी है कि एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन बताओ, लेकिन देखो ना, आप भी बोलोगे कि अरे ये एंटीजन और एंटीबॉडी का तो है ही नहीं रिएक्शन, ये तो एपिटॉप और पैराटॉप के बीच में झगड़ा चल रहा है। तो आप बोल सकते हो, लेकिन एपिटॉप एंड पैराटॉप इस फिगर के थ्रू बता देना। अब मेथड देख लेते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो हो रही है, उसका अलग अलग नाम दिया गया है, वो देख लेते हैं। सो मेथड या फिर टाइप, जो भी बोलो, मेथड ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। इसे लिखने के बाद सारा को आप एक जगह पे लिखोगे। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, आप भी करते होगे, कि वो लोग एक जगह पे मेंशन ही नहीं करना चाहते। जैसे मैं भी बताऊं, तो मुझे भी ये लगता था कि जब चीज, सॉरी, कुछ बन रहा है जिसकी वजह से, तो होता ये है कि हम लोग सोचते हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास, और लिख देते हैं ना एक एक करके, और वही चीजें को दोबारा क्यों लिखना। लेकिन इसका साइकोलॉजी समझो, मैं भी बहुत गलती कर चुकी हूँ ये, और आपको नहीं करना है वही गलती। सो इसमें क्या होता है कि जब आप एक बार लिख देते हो सारी चीजों को, जैसे किसी का हम लोग टाइप लिख रहे हैं, तो जितने भी टाइप है पहले आप मेंशन करो। मेंशन करने से होगा क्या, कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, तो उन्हें फटाफट से दिख जाएगी कि हाँ हाँ इसका ये टाइप, क्योंकि उन्हें सब पता है भाई, एग्जाम तभी चेक, मतलब कॉपी तभी चेक कर रहे हो, तो समझ जाएंगे कि हाँ ये टाइप होता है। मींस कि अगर ये टाइप मेंशन कर दिया है, तो नीचे वाले को पढ़े या ना पढ़े, तुम सही लिखो, इनका मतलब एक एज्यूम बन जाता है। तो पहले तुम लिखोगे कितने टाइप का होता है। एग्लूटिनेशन रिएक्शन इसके अंदर आता है, एग्लूटिनेशन। सेकेंड टाइप है प्रेसिपिटेशन, ये एंटीजन एंटीबॉडी का मेथड है, टाइप है आप समझो, प्रेसिपिटेशन। थर्ड है हमारे पास CFT, कॉम्प्लीमेंट
आगे देखेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट इसे बोला जाता है। इसमें कॉम्प्लीमेंट इन्वॉल्व होगा और एंटीजन एंटीबॉडी लड़ेंगे। इस सब में देखोगे कि एक एंटीजन रहेगा, एंटीबॉडी रहेगा, अलग अलग मेथड, अलग अलग प्रोसेस इन्वॉल्व है, इसलिए अलग अलग नाम है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट हो गया। नेक्स्ट आता है अलाइजा भी इसमें आप लिख सकते हो। अलाइजा, ये रिया रेडियो एक्टिव जो है वो रिया को लिख सकते हो। क्या है आगे एक एक करके देखते हैं और आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना होगा। कभी कभी तो मिले एमबीबीएस में या फिर कभी माथा खराब हुआ ना तो 2 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में दे तो खैर कहना ही नहीं है, बहुत सारे को छूट जाएगा। एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन 5 मार्क्स में आ जाती है, बट अभी नहीं दिया जा रहा, पहले पूछा जाता था। देखो एग्लूटिनेशन जो टाइप देख रहे हैं हम लोग, ये एग्लूटिनेशन क्या है? एग्लूटिनेशन रिएक्शन अभी हम लोग देख रहे हैं, सही है क्या? इसमें होगा क्या, फिगर समझो, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वंस, और ये जल्दी समझने के लिए। ये हमारा एंटीबॉडी है, कोई एंटीजन आया, इससे रिएक्शन हो रहा है, लड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब इसमें भी जस्ट अ मिनट, ये रहा स्पेसिफिक, इसे मतलब इन्वायरमेंट चाहिए, स्पेसिफिक पीएच यहाँ पे लिख सकते हो, और ये दोनों का रिएक्ट कर जाना ही हमारा ये एग्लूटिनेशन है। लेकिन इसमें यही तो हो रही थी, होगा क्या, इसे ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो एग्लूटिनेशन, कोअगुलेशन जैसी चीजें हो ना, जैसे कि एक दूध है, जैसे मेरे पास दूध है, दूध जैसे फटा हुआ दूध देखे हो, तो वैसी रिएक्शन। अच्छा कुछ नहीं समझ सकते हो, इसका एग्जांपल मैं बता देती हूँ कि जो ब्लड का टाइपिंग, एबीओ टाइपिंग, आप कौन सा ब्लड ग्रुप है वो जानना हो, तो उस टाइम पे होता क्या है, हमारे आरबीसी पे ए बी जो भी एंटीजन है वो प्रेजेंट होता है, और बाहर से हम लोग मतलब ये इसके अगेंस्ट वो उसमें एंटीबॉडी रहता है जो कि डालेंगे, जो कि इसके अगेंस्ट ए और बी करके आप पढ़े हो, बहुत अच्छे से पढ़े, और हर एक मतलब स्टूडेंट के पैथोलॉजी लैब में आपको समझाया गया होगा। सो ये इसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी ही आपस में रिएक्ट करते हैं और देखने को क्या मिलता है, ये क्लम्प हो जाता है, एग्लूटिनेशन इसे बोलते हैं। तो ये रहा हमारा एग्लूटिनेशन रिएक्शन। अगर फर्दर आगे जाना चाहो कभी 2 मार्क्स में पूछ देता है तो इसका डायरेक्ट, ये 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें है क्या, डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब जैसे झगड़ा हो रही है, हम और आप दोनों ऐसे ही झगड़ जाए, नहीं झगड़ेंगे लेकिन झगड़ जाए तो डायरेक्ट हुआ। लेकिन अगर आप हो और मैं हूं और बीच में कोई और आ जाए, मतलब ऐसा होता है ना कि जो चुगली ज्यादा करते हैं कि उसका बात उधर पहुंचाएंगे और वहां से ये लेके आएंगे, तो अगर बीच में इन्वॉल्व हो तो आप डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हो, लेकिन वो बता रहे कि देखो ना तुमको ये बोल रही थी, वो कितनी गंदी है ना। हाँ मतलब रिलेट कर पा रहे हो ना, क्योंकि ये हॉस्टल में बहुत ज्यादा होता है, और हो सके तो इससे बच के रहना। कभी कभी लड़कियां, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी कि लड़के में नहीं होता, लेकिन मतलब गर्ल्स हॉस्टल में मैं भी रही हूँ, तो गर्ल्स से ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो वो होता है। कोई कोई एक तो तुम्हें ऐसा मिलेंगे ना जिनको खाना ही नहीं पचता जब तक वो चुगली उगली नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों से तुम ये नहीं कि उनकी हर बात सुनना, एज अ मेंटोर या फिर दीदी, ये भी अपनी, अगर अपना शांति बनाए रखते हो ना, रखना चाहते हो ना, तो उनसे बात, ऐसा नहीं कि उनसे भागना है, बात करो, लेकिन कोई भी सीक्रेट मत बताओ, ना ही किसी और का बात सुनो। अगर तुम्हें उसका नेचर पता चल गया हो कि कभी कभी कोई ऐसी लड़की होती है जो उसका काम ही है कि 2 लोगों को लड़वा दे, तो ऐसे ऐसे लोगों पे तुम विश्वास ही नहीं करो अगर तुम मेंटल पीस चाहती हो तो, क्योंकि ये बहुत देखने को मिलता है कि 1-2 पर्सन ऐसे होंगे जो कि इधर का बात उधर करेंगे और लड़वाते फिरेंगे। उनसे कोई बात ही मत करो, बात करते हो नॉर्मल हाय हेलो करो, कोई सीक्रेट मत बताओ जो कि वो उस तक पहुंचा दे और फिर तुम्हें लड़ना पड़ जाए। तो ये जो चुगली वाली होती है वो इनडायरेक्ट। इसमें देखो होगा क्या, अगर इसमें एंटीजन एंटीबॉडी खुद लड़ेंगे, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बोला जाए, मतलब ये डायरेक्ट बोला जाएगा, खुद एंटीजन आके लड़ रहा है। जैसे कि हम लोग ब्लड टेस्ट देखे, इसमें की जो टाइपिंग एबीओ ग्रुपिंग देखे, इसमें डायरेक्ट एंटीजन एंटीबॉडी आता है, रिएक्ट करता है, और जो प्रोसेस है वो एग्लूटिनेशन वो देखने को मिलती है। इनडायरेक्ट में क्या है कि एंटीजन पहले आरबीसी से, मतलब कोई भी एंटीजन हो, इन्फ्लुएंजा में होता है कि इन्फ्लुएंजा, इसका एग्जांपल है कि इन्फ्लुएंजा वाला जो वायरस है वो पहले आरबीसी से बीच में चाहिए, ये इससे बाइंड करेगा, आरबीसी से बाइंड करेगा पहले ये एंटीजन, समझो कि ये इन्फ्लुएंजा आया है, तब जाके यहाँ पे एंटीबॉडी आएगी और यहाँ पे ये दोनों इपिटोपैरेटिव जो भी है वो रिएक्ट करेंगे, और फिर वो प्रोसेस जो भी एग्लूटिनेशन वाली देखने को मिलेगी। तो इसमें खुद नहीं है ये चुगलू, मतलब ये था और यहाँ पे है, सो इसको हम लोग इनडायरेक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अदर टाइप, ये रहा हमारा एग्लूटिनेशन एंटीजन एंटीबॉडी का। सेकेंड जो इसका है उसका नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी का जो दूसरा ये मेथड देख रहे हैं, टाइप देख रहे हैं, वो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होगा, वही एंटीजन आया और एंटीबॉडी, क्योंकि इन लोगों का रिएक्शन ही होना है, झगड़े ही होने हैं, लेकिन इसमें क्या रहेगा, एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, और ध्यान रखना ये सॉल्युबल एंटीजन रहता है, ये लिक्विड स्टेट में एंटीजन रहता है। अगर डीप बुक में जाते हो तो देखने को मिलेगा, और इसका अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रिवीजन में ना देखे तो ही सही है, और कॉपी में बस मेंशन कर देते हो चलेगा। ये एंटीबॉडी था, इसे स्पेसिफिक पीएच चाहिए, उसे भी पीएच चाहिए था, और इलेक्ट्रोलाइट भी चाहिए जैसे कि NaCl। देन ये जो होगा, ये एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करेंगे, वो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा, औछे बोलते हैं। ऐसा समझो कि ये जो दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, वो भिड़ कर ये लैटिस, मतलब जाल जैसा स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है कि एंटीजन एंटीबॉडी है, इससे बहुत सारा जुड़ा हुआ है। तो अब एंटीजन और एंटीबॉडी को नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, लेकिन ये इतना इतना ज्यादा आपस में जुड़ जाता है कि उस टाइम पे तुम्हें देखने को भी मिलेगा। ये आपस में बहुत सारे, जैसे कि देखो ना, आप आरबीसी को ही देखते हो, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, हालांकि ये उसमें भी होता है कि ऐसा आपको नहीं देखने को मिल रहा है। आरबीसी आप देखोगे तो कहाँ, उसके सरफेस पे, या फिर ब्लड में आरबीसी आप देखे हो, उसके ऊपर एंटीजन कहाँ देखने को मिलता है। लेकिन जब ब्लड ग्रुपिंग करते हो तो देखते हो वो फटाफट सा, वो क्या है, वो एंटीजन एंटीबॉडी आके वो लाल लाल वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो इसी तरह से ये बहुत ज्यादा जुड़ता है और एक जगह पे ऑचेप जैसा आ जाता है, इसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो रिंग टेस्ट इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, रिंग टेस्ट, जिसमें हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुपिंग करना हो, उसके बारे में जानना हो तो देखेंगे। और इसमें होता क्या है, रिंग टेस्ट में ये रिंग जैसे स्ट्रक्चर बनती है, जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब में पहले से एंटीबॉडी है और ये एंटीबॉडी इसमें अवेलेबल है, और आप किसी एंटीजन को, जैसे सीरम से आपने एंटीजन को आप जानना चाहते हो, तो यहाँ पे ये सीरम जैसे कि आप डाले तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक आके लड़ेगा, और एंटीजन एंटीबॉडी ये आपस में जुड़ रहा है, ये इधर से
ये ग्लास में ये एंटीबॉडी है, ऊपर से आपने एंटीजन डाला, तो ये दोनों यहाँ पे जुड़ के और एक स्पेसिफिक यहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। ये रिंग टेस्ट रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे ये रिंग में यहाँ पे जैसे मेरे पास रिंग भी था लेकिन नहीं पहने हुआ है, यहाँ पे पहने हो पूरा एक खाली दिख रहा है, यहाँ पे अलग एक रिंग है, तो इसलिए इसे रिंग टेस्ट बोलते हैं। जो कि एग्जांपल देखे तो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुपिंग के लिए और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बनता है, इसलिए इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। इतना भी एक एग्जांपल लिखना जरूरी, लिख देते हो काम चलेगी। आपको मे भी विजिबल हो, लाइव क्लासेस में लाना चाहते थे विजयरथ का, अभी आप देखे भी होंगे लेकिन वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि अभी मैं स्पीड में ये कवर करवा पाती हूँ जब रिकॉर्डेड रहता है मेरे पास, और अभी जितना जिसका जैसा बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब जितना अंडरस्टैंडिंग लेवल है 1.5 पे आप इजीली देख पाते हो स्पीड में, लेकिन जब लाइव रहती है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर लाइव रहता और कहीं पे उसका सबका अपना फायदा और नुकसान है। जैसे लाइव अगर मैं आती तो कहीं पे नहीं दिखता, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं तो आप पूछ सकते थे, लेकिन हाँ भी पूछ सकते हो। कहीं भी डाउट हो उस टाइम लाइनिंग के साथ मुझे एक बार आप कमेंट में लिख देना, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। रिकॉर्डेड में एक ही मकसद है कि आपका जितना से जितना हो सके मैं टाइम बचाऊं। 2 टेस्ट हमारा खत्म हो गया। अब सेफ्टी आता है। सेफ्टी ना इतना अच्छा है कि आप तो मतलब आप सोच नहीं सकते हो। इसका एग्जांपल मैं लिखती हूँ, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। दोबारा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट में एक पॉजिटिव होता है, या तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट पॉजिटिव है कि मींस देखो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्यों करते हैं, पहले तो ये समझो, अब तक नहीं समझोगे तो, कि जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडी को कब हम लोग पता करना चाहेंगे, जब कोई भी माइक्रोब्स हमारे बॉडी में गया और हमें पता है कि इम्यूनिटी में देख लिया कि हमारा बॉडी एंटीबॉडी बना के रखेगा, उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में होगा। तो कौन सा है अगर जानना है तो बाहर देखा जाता है। पहले तो ये देखा जाता है कि हमारे बॉडी में अगर एंटीजन गया होगा, वो एंटीजन है, एंटीबॉडी बनाया होगा, एंटीजन गया एंटीबॉडी बना, तो वो एंटीबॉडी बनी रहेगी, सीरम जैसे आप लेते हो उसमें रहेगा। तो उसे पता करने के लिए हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी बाहर लैब में करवाते हैं। सो अगर वो अवेलेबल है तो उसे पॉजिटिव बोलेंगे, या एक और निगेटिव होता है। एक बार मैं स्क्रीन देखती हूँ क्या आपको विजिबल है कि नहीं है, चलो दिख रहा है। सो ये पॉजिटिव है निगेटिव है। पॉजिटिव में क्या होगा कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट समझो, फिर पॉजिटिव और निगेटिव, लास्ट में रिजल्ट इसका आता है। हम लोग एक एंटीजन बाहर से लेते हैं, ये हमारा एंटीजन इधर से बना दो इस, और एक कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट चल रहा है तो ऐसा एक कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या है क्या नहीं समझो, सबस्टांस है, ये गुनिया पे ये से लिया जाता है। और हमारे पास जो होती है सीरम होता है, जिसमें कि बॉडी से सीरम लिया गया देखने के लिए कि इनके इसको कोई इन्फेक्शन हुई है क्या, अगर इन्फेक्शन हुई तो एंटीबॉडी रहेगी, तो हमारे पास इसमें एंटीबॉडी रहता है और हमें जानना है कि एंटीबॉडी अवेलेबल है कि नहीं। होगा यहाँ पे यही कि अगर कॉम्प्लीमेंट हो तो ये दोनों बाइंड करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, जब कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल हो तभी होगा। तो ये दोनों अगर बाइंड कर जाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो इतना से नहीं पता चलेगा, आपने डाल दिया, अब ये डालने के बाद एक सीप का ब्लड डाला जाता है, ये सीप आरबीसी ये डाला जाएगा, और सीप के आरबीसी के अगेंस्ट कि उससे वो एंटीजन एंटीबॉडी जैसे लड़ जाए। जैसे कि अगर हमें अपना समझाने के लिए मैं बस बता रही हूँ कि आरबीसी है और इसके सरफेस पे ये एंटीजन अवेलेबल है। अगर आपको आरबीसी के अगेंस्ट ये दोनों को लड़वाना है तो जैसे अगर ब्लड ग्रुप ए है, ये एंटीजन प्रेजेंट है, और बी चढ़ा दोगे तो ये दोनों लड़ जाएंगे ना, यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी ना एंटीजन एंटीबॉडी का। सो उसी तरह से सीप का अगेंस्ट एंटीबॉडी देते हैं। तो होगा क्या कि इनको भी चाहिए कि हमें कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ये कॉम्प्लीमेंट खाली रहेगा, हम लोग दोनों बाइंड करेंगे तभी जब कॉम्प्लीमेंट मिले। लेकिन कॉम्प्लीमेंट तो पहले ही हमारे बॉडी का एंटीजन और एंटीबॉडी ले लिया है। सो ये ट्यूब में तो गया लेकिन सिर्फ ऐसे ही रह गया, और हमारा एंटीजन एंटीबॉडी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों बाइंड है। तो देखने को क्या मिलेगा आपको, ये जो आरबीसी दिख रहा है ये कोआगुलेशन नहीं होगा। जब ये आरबीसी को अलग एंटीबॉडी देंगे तो वो फटा सा दिखता है ना, कोआगुलेट हो जाता है ना, तो ये कोआगुलेशन नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे इसका एंटीबॉडी से मिला ही नहीं, कोई कॉम्प्लीमेंट इसे मिली ही नहीं। नेक्स्ट जो निगेटिव टेस्ट है, निगेटिव का भी आप देख लो तब आपको और अच्छे समझ में आएगी। सपोज दैट कि हमारे आपने एंटीजन जैसे ये लिया था लिए और कॉम्प्लीमेंट डाला, जो आपने सीरम लिया है आपके बॉडी में इन्फेक्शन है ही नहीं, एंटीबॉडी है ही नहीं, तो चलो इसमें कुछ नहीं है। अब जब डालोगे तो इस एंटीजन का कॉम्प्लीमेंट तो है लेकिन एंटीबॉडी है ही नहीं, तो किससे बाइंड होगा। अब जब सीप का डालोगे और एंटीबॉडी डालोगे तो इसे खाली कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, तो ये दोनों बाइंड होंगे और फिर आपको कोआगुलेशन देखने को मिलेगा। तो ये टेस्ट निगेटिव बोला जाएगा कि बाहर से सीप का और बाहर से डाल रहे इन लोग कोआगुलेशन हुआ, मींस कि कोई अवेलेबल नहीं था तभी तो इन लोगों को टाइम मिला। सो ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट होगा। होपफुली कॉम्प्लीमेंट टेस्ट समझ पाए होगे, अगर समझे हो तो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट अलाइजा है। अलाइजा को कितना बार समझाऊं, अगर 5 मार्क्स में पूछे तो इसका तो ये खुद ही 15 मार्क्स का आप इतना इसका कंटेंट है लिख सकते हो, लेकिन सबका नहीं जाना, बस समझो है क्या। ये एंजाइम लिंक्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है, लिख देती हूं मैं एंजाइम लिंक्ड, क्योंकि सेकंड सेम में पढ़ना था बट भूल गए होगे मैं भी। इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे नाम में सबसे छुपा है, पता किया जाता है। होगा क्या, सॉर्बेंट समझ लो, ये माइक्रोटाइटर प्लेट लिया जाता है, ऐसा होता है इम्यूनोसॉर्बेंट होता है, कुछ इसमें ऐसे मटेरियल होते हैं जिससे कि एंटीजन या फिर एंटीबॉडी बाइंड होगी। तो समझो आपको पता करना है, सपोज दैट हमें एंटीबॉडी पता करना है या फिर एंटीजन पता करना है, जो आपको पता करना है उसके अगेंस्ट, जैसे कि एक दूसरे को लड़वाना है तो लड़वाने वाले रखोगे ना, तो हमें अगर एंटीजन पता करना है सीरम में ही रहेगा, तो हम लोग एंटीबॉडी बाहर से रखेंगे, हमारे लैब में अवेलेबल होता है, ये लैब में काम चलती है, तो पहले से ये डाल देंगे और ये इससे फिक्स हो जाएगा। इससे फिक्स हो जाएगा। एक जो चीजें आपको जानना है वो एक, जैसे कि हमें कि कौन सा एंटीजन है तो एंटीबॉडी अवेलेबल रहेगा, मे भी आप समझ रहे हो क्या मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि एक चीज बस जाना तो दूसरी चीज उसके अगेंस्ट में रखना होगा तभी आप समझ पाओगे ये आती कहां से। अगर डिटेल में देखना चाहते हो कैसे कैसे बनाया जाता है रैट से उसके अगेंस्ट तो 20 मिनट का वीडियो है, देख लेना। वन शॉट में पता चला कि 4 घंटे में खत्म होगी। तो मेन यही हमारा, ये इसमें पहले से एंटीबॉडी है और हम लोग डालेंगे यहाँ पे जो जैसे एंटीजन यहाँ पे बाइंड करते हैं, एंटीबॉडी डालेंगे जो कि एंजाइम लिंक्ड रहता है, और ये लिंक रहने से यहाँ पे जाके बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद ये
मतलब डालते हैं सब, मतलब कलर डालते हैं, कलर चेंज होती है, और इन लोग दोनों अगर बाइंड हुए रहेगा तो कलर चेंज हो जाती है। वही हमारा एंजाइम क्योंकि लिंक्ड की है, और इम्यूनोसॉर्बेंट यहाँ पे ये जो माइक्रोटाइटर प्लेट था उसमें एब्जॉर्बेबल मटेरियल था, और ये हमें पता कर पाए कि यहाँ पे कोई एंटीजन या फिर एंटीबॉडी अवेलेबल है कि नहीं। देखो थोड़ा सा भी अगर कहीं पे डाउट हो तो इसे देख लेना, क्योंकि आपको बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ाया गया और माइक्रोबायोलॉजी में भी एक टॉपिक है, तो हो सकता है खुदा ना खास्ता अगर किस्मत खराब हो, एलाइजा आ गया, 20 मिनट का वीडियो देखना, इतना अच्छे से समझ में आता है ना कि तुम सोच नहीं सकते हो। अवेलेबल है मेरे चैनल पे, एक बार बाय प्रकाश नर्सिंग एकेडमी एलाइजा करके देखना, समझ में आ जाएगी। कॉम्पिटेटिव होता है, सैंडविच होता है, अलग अलग, लेकिन ये 5 मार्क्स में पूरा एंटीजन एंटीबॉडी के अंदर लिख रहे हो तो इतना से ज्यादा तुम्हें नहीं लिखना है। एक रिया आता है, रिया में क्या होगा कि माइक्रोटाइटर प्लेट ही रहता है, एंटीबॉडी पहले वो इम्यूनोसॉर्बेंट है, एंटीबॉडी डाल दिए इसमें है, बाहर से तुम डालोगे वो एंटीजन होता है, और उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रहते हैं। जैसे वहां पे एंजाइम लिंक करके एंटीजन, या फिर एंटीजन को अगर जानना हो तो वो एंटीजन रहेगा, एंटीबॉडी को जानना हो तो वो, तो वहां पे ध्यान क्या रखना है कि एंजाइम को जोड़े थे, लिंक किए थे, और यहाँ पे एंटीजन से हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जोड़ेंगे। बाकी प्रोसेस एलाइजा वाला ही रहता है, तो इसमें जोड़े, और देन हमें ये रेडियो एक्टिव यहाँ पे आके बाइंड होगा, और ये दोनों अवेलेबल है लैब में, एंटीबॉडी और ये रेडियो एक्टिव एंटीजन। अब हम लोग सीरम से डालेंगे जिसमें हमें एंटीजन अगर पता करना हो तो होगा क्या, जैसे एंटीबॉडी यहाँ पे बाइंड है और इसमें भी एंटीजन रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव रेडियो लगे रहने की वजह से वो एंटीजन उसका बाइंडिंग कैपेसिटी कम जाता है, जिसकी वजह से ये एंटीजन जो हमारे सीरम में है वो जाएगा और इसे हटाते जाता है, जो रेडियो एक्टिव एंटीजन बाइंड था एंटीबॉडी से उसे हटाते जाएगा, और हटाने के बाद और ये खुद बाइंड हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर रेडियो एक्टिव नहीं है, कैपेसिटी ज्यादा एंटीबॉडी बाइंड करने का, सो ये बाइंड कर लिया। लेकिन अब पता कैसे चलेगा हमें, ये रेडियो एक्टिव जो था जितना ज्यादा इससे हटेगा, जितना ज्यादा एंटीजन है उतना इसे हटाएगा, और जितना ज्यादा हटेगा उतना ज्यादा रेडिएशन वो देखने को मिलेगा। गामा काउंटर से हम लोग मेजर कर लेते हैं रेडियो एक्टिविटी को, इस तरह से हमें पता चलता है कि कितना अमाउंट में एंटीजन अवेलेबल था, है भी या नहीं। अगर नहीं है तो रेडियो एक्टिविटी होगी नहीं, और अगर है तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये रहा हमारा रिया, और यहाँ पे आपका पूरा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन भी खत्म होता है। आप सोच नहीं सकते हो कि कितना ईजी वे में आप समझे हो, और ये हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके एक बार रोको, समझो, नहीं समझ में आई तो दोबारा देखो, हमने कुछ नहीं पढ़ा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है, वो प्रोसेस को बस देख रहे हैं, किससे बाइंड होता है, तो एंटीजन के ऊपर एपिटॉप होता है और एंटीबॉडी के ऊपर पैराटॉप होता है, ये दोनों बाइंड करते हैं। कुछ मेथड होती है जिसके थ्रू हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी को पता लगाते हैं, जिसमें पहला था एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन दूसरा, नेक्स्ट सीएफटी था जिसमें कि कॉम्प्लीमेंट आया, इसलिए कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट हो तब एंटीजन एंटीबॉडी फिक्स होगी और वो टेस्ट पता किया जाता है। नेक्स्ट अलाइजा था, अलाइजा से बहुत वाकिफ हो आप, और नहीं हो तो देखना, और एक रिया था, 5 को लिखोगे बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाता है और आपका पेपर बहुत अच्छा दिखेगा। फिगर ज्यादा प्रेफर करना इंपॉर्टेंट है, फिगर देखने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छा मार्क्स ला सकते हो। ये मत सोचना कि मेनली ये रहता है कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं उन्हें सब पता है, और जैसे फिगर दिखा देते हैं उन्हें लगता है कि हाँ इसने कुछ अपना एफर्ट डाला है। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ये सीरोलॉजिकल टेस्ट इसके बाद आता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट देख लेते हैं हम लोग। सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या है, सीरोलॉजिकल टेस्ट और ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मिलता जुलता है। देखो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में क्या हुआ कि जैसे हम लोग रिया देखें या फिर कोई भी देखे, ये जैसे कि हम लोग देखे अभी एग्लूटिनेशन जो पहला था, ब्लड टेस्ट देखे, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हमें अगर देखना था रिंग टेस्ट के थ्रू, तो वो क्या रही थी, जो चीजें जाननी है एंटीजन या फिर एंटीबॉडी हमें पता करना है तो हम लोग सीरम ले रहे थे, इसकी ब्लड लिया जाता है और उसे सीरम अलग करके, और फिर उस सीरम में ही तो एंटीजन एंटीबॉडी अवेलेबल जो पता किया जा रहा था। तो फाइनली अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सीरोलॉजिकल टेस्ट है, और सीरोलॉजिकल टेस्ट मींस कि सीरम में क्या देखोगे आप, इन्फेक्शियस मटेरियल देखते हैं तो एंटीजन या फिर एंटीबॉडी का पता करना हो तो सीरम का यूज करके एंटीजन एंटीबॉडी का पता करना हो, सीरोलॉजिकल टेस्ट आएगा। इसमें भी एग्जांपल वही होगा, अलाइजा को, रिया, सबको लिख सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक 2-3 एग्जांपल लिखेंगे। पहले सीरोलॉजिकल टेस्ट अगर आया, बहुत बार ये भी पूछा हुआ है, तो पहले लिख दो सीरोलॉजी क्या है। सीरोलॉजी कुछ नाम समझ में आ रहा है, सीरम एंड लॉजी से बना है, तो सीरो मतलब सीरम एंड लॉजी मींस की स्टडी। सीरम में एंटीजन एंटीबॉडी जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट बना था उसे पता करने की प्रोसेस ही हमारा सीरोलॉजी है। इसका चाहो तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि कंटेंट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन में क्या लिखोगे, ये हमारा डेफिनेशन हो गया, ये फिर से वो लिखोगे कि इन सीरम अवेलेबल एंटीजन एंड एंटीबॉडी का डिटेक्शन किया जाना। नेक्स्ट इसके बाद इसका पर्पस क्या है, क्यों क्यों आप पता कर रहे हो, सीरोलॉजिकल टेस्ट का पूरा कंटेंट के साथ आपको लिखना है। क्या सीरम का क्या पता करोगे, तो कोई भी इन्फेक्शन, नो इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन को जानने के लिए, कोई ऑटो इम्यून डिजीज अगर हुई है, ऑटो इम्यून में भी यही होता है कि हमारे अपने ही बॉडी के अगेंस्ट, स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है, थायराइड ये सब आप जानते हो, मिस्थेनिया ग्रेविस जानते हो। तो ये ऑटो इम्यून अगर डिजीज पता करना हो तो क्या करना होगा, अगर एंटीबॉडी बना है तो वो ब्लड में रहेगा, सीरम में रहेगा, और उसे पता कर लेना। तो ये पर्पस क्या है, कोई इन्फेक्शन को जानना, ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन को जानना, देन अगर इम्यूनिटी का एबनॉर्मलिटी हो तो वो सब जानना, ये इसीलिए हम लोग सीरोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी प्रोसेस क्या होगी, तो प्रोसेस भी आप लिख सकते हो। प्रोसेस में सबसे पहले सीरम तो आप कलेक्ट नहीं कर सकते, ब्लड का कलेक्शन होता है, ब्लड कलेक्शन करने के बाद सीरम सेपरेट किया जाता है, सीरम सेपरेट करने के बाद अगर आपको एंटीजन डालना पता करना हो तो एंटीबॉडी बाहर से लाना होगा। अगर देखना है कि जैसे स्ट्रेप्टोकोकस को ही हमें जानना है कि हमारे ब्लड में अवेलेबल है या नहीं, तो बाहर से एंटीबॉडी रखोगे, उसके अगेंस्ट वो कहाँ से आती है, उसके लिए अलाइजा का एक बार टॉपिक देख लेना कि माइस में इंसर्ट करके, बहुत सारी चीजें हमारे लैब में अवेलेबल रहती है। ये हो गया एंटीबॉडी की, हमें पता करना है कि स्ट्रेप्टोकोकस क्या है तो हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाया होगा, अगर वो जानना हो तो बाहर से एंटीजन रखो। सो ये सेपरेट करने के बाद अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवाना होगा, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवाने के बाद देन हमें ऑब्जर्व कर लेना है कि आखिर क्या है, इंटरप्रिटेशन करना है, और रिजल्ट फाइनली देखना है कि वो अवेलेबल है कि नहीं। अब ये इंट्रोडक्शन लिख लिए, डेफिनेशन लिख लिए, देन आपने लिखा पर्पस, ये प्रोसेस, और अब एक एग्जांपल लिख देते। एग्जांपल में 3 एग्जांपल हम लोग देखेंगे, वीडीआरएल के बारे में देखेंगे। ये नेक्स्ट हमारे पास आएगा विडाल टेस्ट,
एंड एक सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन का देखा जाना। सबका थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, ऐसे स्ट्रक्चर वे में है, वहाँ पे वीडियो बड़ी ना हो, मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं रिवीजन पे। अभी हमारा कितना हुआ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, हाँ हमारे पास टाइम है। तो सीआरपी ये जानना हो आपको। अभी हम सर्वोलॉजिकल टेस्ट का 3 एग्जांपल देख रहे हैं। तो पहला देख लेते हैं वीडीआरएल। वीडीआरएल का मतलब क्या है? ये वीडीआरएल वल्नरेबल देख लेना। ये डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, ध्यान रखना ये 1 मार्क्स में आ सकता है। माइक्रोबायोलॉजी का 6 या 7 मार्क्स में एमसीक्यू आता है। तो एमसीक्यू ऐसा नहीं है कि ऊपर से कोई डाल देता है, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिसर्च, तुम विश्वास नहीं करोगे, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में बीडीआरएल टेस्ट पूछा गया था। हाँ पूछ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर बताया नहीं, लेकिन पढ़े हो अगर सिरोलॉजिकल टेस्ट बीडीआरएल में आया, आ सकता है 2 मार्क्स में। सो ये लेबोरेटरी देख ली, किसके लिए किया जाता है? ये स्पाइरोचेट पैलिडम करके बैक्टीरिया जो है उसके लिए किया जाता है। और नेक्स्ट अगर देखें, इसमें होगा क्या, टेस्ट कर रहे हैं इसको पता करने के लिए कि ये हमारे ब्लड में स्पाइरोसिट है या नहीं है। सो सिफिलिस बैक्टीरिया को पता करने के लिए क्या होगा, बाहर से हमें, जैसे कि मैं बोली कि एंटीजन, ये इसको अगर पता करना हो तो इसके अगेंस्ट हमें रखना होगा। सो लेप्टिन एंटीजन बाहर से हम लोग लेते हैं। इसका ये प्रिंसिपल ऐसा डाल कर देख सकते हो, एंटीजन लैब में होता है स्पाइरोचेट, ये इसका एंटीबॉडी हमें सीरम में अगर देखना हो तो बाहर से एंटीजन लेना होगा, जिसका नाम है कार्डियोलैप्टिन एंटीजन। हमें एंटीजन मिल गई, बॉडी सीरम में हमें एंटीबॉडी का पता करना है। तो अब करेंगे क्या, फाइनली वही सारी चीजें होगी कि ट्यूबियस स्लाइड में ये डालेंगे हम लोग एंटीजन, ये जो हमारा सीरम है, सीरम को डालेंगे, देन हम लोग एंटीबॉडी को डालेंगे और फिर ऑब्जर्व कर लेंगे। बस इतना ही सिंपल होता है। अगर अवेलेबल है तो एग्लूटिनेशन जैसे मतलब क्लम्पिंग, वहाँ पे रिजल्ट शो होगा, नहीं अवेलेबल है तो नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सेकंड है हमारे पास ये सीआरपी प्रोटीन, जो कि लीवर से सिक्रेट होता है। कोई भी इन्फ्लामेशन की कंडीशन अगर आपके बॉडी में हो तो उसे देखने के लिए। ये इन्फ्लामेशन कंडीशन, इन्फ्लामेटरी कंडीशन कब कब हो सकता है, कोई भी अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन की कंडीशन हुआ तो हमारा बॉडी लीवर से सी रिएक्टिव प्रोटीन रिलीज करता है। माइलोमाइजल कंडीशन में भी ये बहुत ज्यादा होता है। तो वो अगर आपको जानना हो, इन्फेक्शन को जानना हो, तो बहुत सारे टेस्ट होती है। अगर इन्फेक्शन हुई है तो सी रिएक्टिव प्रोटीन होगा और उसे देखा जाना, यही हमारा सीआरपी है। नेक्स्ट किया क्या जाएगा यहाँ पे, फिर से वही बातें होगी। अब एक बार और देख लो कि ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन पे काम करती है, जो आपने एंटीजन एंटीबॉडी, जैसे देखो जब भी हमें सीरम से एंटीजन एंटीबॉडी पता करना हो लैब में, तो उसका अलग अलग मेथड होता है, किस प्रिंसिपल पे कौन काम कर रहा है, क्या रिजल्ट देखने को मिल रही है। तो इसमें एग्लूटिनेशन देखने को मिलती है, तो प्रिंसिपल आप लिख सकते हो कि इसमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन पे काम करती है। और वही होगा ये पहले से हम लोग लैब से लेंगे, देन इसी रिएक्टिव सीरम को डालेंगे और फिर वो फटाफट सा एग्लूटिनेशन हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये एग्लूटिनेशन सी रिएक्टिव प्रोटीन का हो गया। लास्ट में ये हमारे पास विडाल टेस्ट, जो कि इंडिविजुअली 5 मार्क्स में अटल बिहारी या फिर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ टेस्ट है। ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है कि मींस कि इसमें जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा वो मेनली ये एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगा, क्लम्पिंग देखने को मिलेगी। तो प्रिंसिपल आप लिख सकते हो। और किसके लिए किया जाता है, तो साल्मोनेला टाइफी का एंटीबॉडी अगर हमें पता करना हो सीरम से तो उसके लिए किया जाता है। ये 2 टाइप का होता है, स्लाइड पे एंड ट्यूब में किया जाता है। इस स्लाइड वाला जो है वहां पे एंटीजन मतलब फाइनली साल्मोनेला टाइफी है अगर अवेलेबल तो एंटीबॉडी बनाया होगा, सीरम से वो आएगा। और बाहर से हम लोग एंटीजन लेते हैं, जिससे पता, एंटीजन का मैं बताऊंगी कौन कौन सा होता है। सो ये स्लाइड पे लेंगे और जो स्लाइड पे लिया जाएगा वहां पे अगर दिखा, अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई, प्रिंसिपल कौन सा, एग्लूटिनेशन यानी क्लम्पिंग देखने को मिलेगा। क्लम्पिंग तो मींस कि ये जो स्लाइड पे हुआ ये सिर्फ बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है यस और नो में कि अवेलेबल है कि नहीं। इसीलिए स्लाइड टेस्ट को क्वालिटेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। ट्यूब वाला जो होता है, अगर आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट है या नहीं है, तो ट्यूब में वो कितना अमाउंट में प्रेजेंट है वो ट्यूब के थ्रू किया जाता है। इसीलिए इसे क्वांटिटेटिव, कितना नंबर में है उस वो भी बोलते हैं। अब देखो इसमें जो एंटीजन बाहर से यूज होगा उसका क्या नाम है, देखते हैं एंटीजन। ये हमें पता है कि साल्मोनेला टाइफी एक साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है और एक साल्मोनेला पैराटाइफी की वजह से होता है। थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम लग रही हो, वन शॉट वीडियो है, आप देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रही हूँ, वो उन्हीं को समझ में नहीं आ रहा होगा जो जिनका बेसिक क्लियर नहीं है। बेसिक क्लियर करने के लिए आप वीडियो देखो, आपके पास टाइम है, ये रियलिटी है, आपको करना होगा। अगर करते हो कुछ भी भारी नहीं है। अगर यहाँ ये रिविजन वीडियो चल रहा है, थोड़ा सा भी अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है, मीन्स की खुद अपना देखो, कहीं ना कहीं वीक पॉइंट आपके अंदर है और उसे कैसे ठीक कर सकते हो, पढ़ना होगा, वीडियो देख के समझनी होगी डिटेल में। सो आप कीजिए, क्योंकि जो लोग समझ, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, वो बहुत सारे लोग वीडियो को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आप पीछे हो, कैसे आगे जाओगे जब खुद से एफर्ट लगाओगे, करोगे। उन्हीं को समझ में आ रही होगी जो कभी कॉलेज में पढ़े हैं, बुक से पढ़े हैं, वीडियो देख रखे हैं। अगर आप नहीं देखे हो, नहीं किए हो, तो नहीं समझ में आ रही, करना तो आप ही को होगा ना। एज अ मेंटर मेरा काम है ताकि अच्छा रास्ता, जो लोग भी, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप हो या फिर टॉपर हो, एवरेज बच्चा अगर बहुत अच्छा मार्क्स आता है, वो एक मेंटर के लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। सो देखना, अच्छे से मेहनत करना। साल्मोनेला पैराटाइफी होता है, इसके लिए जो एंटीजन बाहर से हम लोग लाते हैं उसमें ये TO एंड TH रहता है। इसका इसमें जो है वो AH और BH समझना होगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हूँ, अभी रिवीजन चल रहा है। ये सब बाहर से रहेंगे और हमारे पास सीरम में साल्मोनेला टाइफी का एंटीबॉडी है। अब फाइनली प्रोसीजर स्टार्ट होगा। प्रोसीजर में होगा क्या, पहले हम लोग ले लेंगे, ये यहाँ पे लेंगे हम लोग। पहले जो आपका पास सीरम है वो इस पे डालोगे। देन मतलब इसमें ना ऐसे एक प्लेट भी होता है,
उसमें ऐसे-ऐसे बने रहते हैं। ऐसे 6 रहता है लेकिन कुछ कंट्रोलर रहते हैं, कंट्रोलर के बारे में नहीं जानना। अभी 4 का आप देखो कि सब में पहले आप ये सैंपल का डालोगे एक-एक बूंद, देन आप जो आपके पास एंटीजन है सीरम वो सब में एक-एक बूंद डालोगे। ये डालने के बाद अगर अवेलेबल है तो वो इस स्लाइड में आपको वो एग्लूटिनेशन वाली प्रोसेस ऐसा-ऐसा देखने को मिलेगा। मीन्स अगर ये देखने को जिसमें रहेगा, अगर साल्मोनेला टाइफी की वजह से हुई है तो साल्मोनेला टाइफी वाले पार्ट, ये जो आप एंटीजन डाले हो इसमें एग्लूटिनेशन हो रखेगी, ये वाला पार्ट में जिसमें डाला गया है। इसमें अगर पैराटाइफी की वजह से हुआ है तो इसमें देखने को मिलेगा और हम फाइनली पता कर पाएंगे कि साल्मोनेला टाइफी हुई है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से हुआ है, फिर पैराटाइफी की वजह से, ये आपको इससे पता चल जाएगा। और अगर कोई भी इन्फेक्शन नहीं रहा तो कोई भी एग्लूटिनेशन देखने को ही नहीं मिलेगी। ये हो गया। देन यहाँ पे आप ये स्लाइड वाला खत्म होता है, स्लाइड से आप जान गए कि ये यस या नो में आपको आंसर दे दिया। अगर आपको क्वांटिटी जानना है कि कितने अवेलेबल है तो फिर क्वांटिटेटिव टेस्ट चलता है, टेस्ट चलता है जो कि ये ट्यूब में किया जाता है। करना क्या है, 3 से 4 5 आपको ट्यूब लेना है, जैसे हम लोग वन शॉट में देखे थे, फिर यूनिट 2 में देखे थे कि सीरियल डाइल्यूशन का। उसी तरह से इसमें 0.9 ml पहला वाला में आपको सलाइन लेना है, देन इधर 0.5 ml ही सिर्फ लेना है। क्या इनिश नॉर्मल सलाइन। पहला वाला में आप जो सीरम डालोगे वो 0.1 रहेगा, सिर्फ सीरम पहला वाला में ही डाला जाता है। देन इसके बाद से पहला वाला को उठाकर 0.5 इसमें डालोगे, फिर इससे इसमें डालोगे, तो उससे होगा क्या कि 0.1 इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट सीरम में जो वो देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने इसमें 0.1 डाला है। अब इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये नॉर्मल सलाइन में जाएगा। ये वाला पार्ट थोड़ा सा हार्ड होता है, नहीं समझ पा रहे होगे, लेकिन समझने की कोशिश करना। एटलीस्ट जो बोल रहे हूँ उससे इंटरप्रेट करने की कोशिश करो कि 0.55 फिर इसमें से डाल रहे हैं, फिर इसमें से डाल रहे हैं, तो इधर जो एंटीबॉडी जो सीरम में है वो कमती जाएगा, बहुत कम रहेगा। और लास्ट में हम लोग एक ही 4 में से एक को डालना है, किसकी वजह से हुई है, वो एंटीजन को डालेंगे 0. जो ये हमारे पास अवेलेबल था, यहाँ पे देखो ये वाला जो अवेलेबल है इसमें से एक को डालेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया ना कि साल्मोनेला टाइफी की वजह से, कि पैराटाइफी से की वजह से हुआ है। अब हमें जानना है कि उसका क्वांटिटी कितने नंबर में है, तो किसी एक को ही सिलेक्ट करके और फिर 0.55 ml ये सब में डालते हैं और पता चल जाएगा। बीच वाला को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हाँ फाइनली कितना अवेलेबल है, कितने नंबर में, जितना ज्यादा एग्लूटिनेशन इसमें रहेगी, कोagulation जैसी कंडीशन फटाफटा सा देखने को मिलेगा, जैसे दूध फटा रहता है ना, इसीलिए मैं ज्यादा रिलेट कर पाऊँ, इसलिए बार बार मैं वर्ड को बोल रही हूँ, एग्लूटिनेशन जितना रहेगा उस तरह से पता चल जाएगी। ये वाला को प्रेफर नहीं करते, इसमें सबसे कम इसमें सबसे ज्यादा, तो फिर ये ज्यादा प्रेफर रहता है कि हाँ इसमें एक क्वांटिटी में मतलब मिल जाता है कि हाँ इस संख्या में इतना ज्यादा इन्फेक्शन रेट बॉडी में है और उसके अगेंस्ट फिर दवाई चलेगी। यहाँ पे आपका सेरोलॉजिकल टेस्ट भी खत्म होता है। सेरोलॉजिकल टेस्ट में क्या था, सीरम में एंटीजन है एंटीबॉडी का पता करना। इसका लिख दो, डेफिनेशन लिख दो। इसका क्यों कर रहे हो, एंटीजन एंटीबॉडी पता करने के लिए, इन्फेक्शन को पता करने के लिए, कोई भी ऑटो इम्यून हुआ है तो वहाँ पे भी एंटीबॉडी बनी रहती है, तो उसे जानने के लिए। इसका एग्जाम्पल लिख दो, जिसमें पहला हमने देखा वीडीआरएल टेस्ट, ये एस्पायरोचिट को जानने के लिए हम लोग देख रहे थे। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास है सीरेक्टिव सीआरपी प्रोटीन, और थर्ड और लास्ट हमारे पास था ये विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट कभी 5 मार्क्स में आता है, देखना जरूर, अच्छे से समझना जरूर, नहीं तो इसके अंदर तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दोगे हो जाएगा। अगर 5 मार्क्स में सेरोलॉजिकल टेस्ट आया तो अलाइजारिया भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन डालने की जरूरत नहीं है, 3-4 डालोगे सफिशिएंट कंटेंट हो जाती है। एंटीजन एंटीबॉडी, अब हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पे जाते हैं, जो नेक्स्ट आपके सिलेबस में है। अगर आपके पास सिलेबस हो तो देखना, नहीं तो मैं दी हूँ वहां पे। इसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो कि 1000 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, और ये कई बार इसे छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा, बहुत मतलब भारी भरकम लगता है, लेकिन इसमें सिर्फ ये कहने को तो इसका कंटेंट बहुत सारा है, लेकिन 5 मार्क्स में कैसे लिखोगे वो समझो। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करो, होता क्या है पहले वो समझ लो। सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर, हाइपर का मतलब क्या है, देखो हमारा इम्यून सिस्टम ना चीजों को लेकर सेंसिटिव है। कोई भी बाहर से एंटीजन आया उसे मारना है भाई, उसका काम है, लेकिन क्या होगा जब वो बिना मतलब के भी काम करने लगे, बिना मतलब के वो लड़ना किसी से स्टार्ट कर दे, हमारे बॉडी के सेल से ही लड़ना स्टार्ट कर दे, एकदम से बहुत ज्यादा केमिकल से सब अपना इम्यून स्टार्ट कर दे वो करना, तो क्या बोलोगे कि ये पगला गया है, ये हाइपर हो गया है इम्यून। तो वही है हमारा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, कि इम्यून सेल का ये एग्जाग्रेटेड स्टेट, यही हमारा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी क्यों, सेंसिटिव तो था लेकिन जरूरत से ज्यादा हो गया। घर में भी होता है, दोस्त में भी होता है कि एक बात बोल रहे हो उसे चढ़ा बढ़ा देना, वो तो गलत बात है ना। वैसे इम्यून भी अगर ऐसा करे तो गलत बात है ना। बहुत सारे ये एंटीजन को मारने के लिए पहले केमिकल्स बनाता है, और वो केमिकल्स हार्मफुल होते हैं, तो अगर ज्यादा बना देगा और एंटीजन वैसा है ही नहीं तो हमारे बॉडी को उसे झेलना पड़ेगा। सो वही झेलना पड़ता है और वही आपको देखना होगा। ये 2 टाइप के होते हैं। ये मेनली तो 4 टाइप के, 2 टाइप के वो वाला हम लोग नहीं देखेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो देखेंगे। मतलब एक डिले था और एक ये तुरंत से देखने को जो मिलता है। डिले में टाइप 4 आता है, और ये जो टाइप 1 2 ये बहुत जल्दी देखने को मिलता है। सो 4 टाइप का कुम के द्वारा दिया गया है। उतना ना लिखो तो भी चलेगा, सिर्फ मेंशन करो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। जल्दी जल्दी खत्म करना है, अब वीडियो बड़ी हो रही है, आप सिर्फ मेन चीजों पर फोकस करो। स्ट्रक्चर वे में उसमें अवेलेबल है, लगता है तुम्हें कि मैं नहीं लिख पा रहा हूँ तो तुम वो एक बार इन्वेस्टमेंट करके देखो, मतलब वो खर्चा नहीं, अगर तुम अपनी पढ़ाई पे पैसे लगा रहे हो तो उसे इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। एक बार जरूर देखना। देखो टाइप 1 समझना बहुत जरूरी है और बहुत लोग समझ रहे होंगे। टाइप 1 पहला है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ही कोई भी एंटीजन क्या, कोई पॉलन, जैसे अस्थमा की कंडीशन में देखिए वो डस्ट की वजह से इंसान कितना ज्यादा उसका हालत खराब हो जाता है, तो वही इसमें कोई कोई जानवान नहीं था, और हमारा इम्यून क्या किया, इसे जैसे ही इसको देखा, जैसे पॉलन या फिर कोई भी डस्ट, इसे एंटीजन ही मानोगे, ये आया हमारा बॉडी का ये जो एमएससी मतलब मैक्रोफेजेस जो होते हैं,
ये अंदर लेके जाएंगे और एमएससी कॉम्प्लेक्स बना के ऊपर बाहर शो करेंगे इसके पेप्टाइड को इनगल्फ करके। और ये क्या होता है, इसके वजह से टी सेल एक्टिवेट होता है, टी सेल यहाँ पे आएगा, टी सेल TH2 और ये बहुत सारे साइटोकिन्स सब रिलीज करेगा और इस साइटोकिन्स की वजह से यहाँ पे अब बी सेल आएगा, क्योंकि टी सेल से अगर काम संभालने वाली नहीं होती तो बी सेल आता है, बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगा, प्लाज्मा सेल से फिर देन ये एंटीबॉडी बनेगा, प्लाज्मा सेल ही एंटीबॉडी बनाता है। हमारे पास टी सेल एंड बी सेल लिम्फोसाइट का टाइप WBC का जानते हो, इससे टी सेल हम हमारे लिए मतलब ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं देता है, बी सेल मेनली एंटीबॉडी बनाता है। सो बी सेल से ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर मेनली 5 IgE गेम दे वाला IgG IgE IgM, तो यहाँ पे जो बनेगी वो IgE एंटीबॉडी बनेगा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मत छोड़ना, अगर इसे छोड़ते हो तुम्हारा मार्क्स जा सकता है। सो इसे IgE यहाँ पे एंटीबॉडी बना और ये जाके जो हमारे बॉडी में है वो मास्ट सेल से जाके बाइंड हो जाएगा, यहाँ पे रिसेप्टर होती है, ये बाइंड होने के बाद इससे इस मास्ट सेल ऐसा है कि वो बहुत सारी चीजों को अंदर रखा है और जैसे ही IgE उससे बाइंड होता है ये बहुत सारे केमिकल्स को रिलीज करेगा और यही केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और उस केमिकल्स की वजह से वैसोडाइलेशन जैसे साइटोकिन्स सब बहुत सारे केमिकल्स अगर रिलीज हो रहे हैं तो हमारे बॉडी जो वेसल्स है उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो एडिमा की कंडीशन, वेसल्स का अस्पाज्म होने का मतलब ये जो हमारा ब्रोंकस है वो अस्पाज्म सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ये सब यहाँ पे देखने को मिलता है। ल्यूकोट्राइन से सब रिलीज ये मास्ट सेल से होता है। इसका एग्जांपल प्रोसेस समझा दो फिगर के थ्रू, और एग्जांपल लिखो अस्थमा की कंडीशन हो गया, इसमें क्या होती है डस्ट की वजह से वही इतना सारा प्रोसेस चला, मास्ट सेल से बाइंड हुआ और देखने को क्या मिलेगा, वो जो ब्रोंकस है वो अस्पाज्म हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, टाइप 1 अस्थमा, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। और भी देखें तो जो बी मतलब मधुमक्खी काट लिया, कोई स्टिंग बाइट कर लिया, वहां पे जो आप इन्फ्लेमेशन देखते हो वो क्या है, वहां पे परमेबिलिटी ज्यादा हो जाती है और इन्फ्लेमेशन जैसे कंडीशन आता है वो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। ये आप दो एग्जांपल 5 मार्क्स में इतना लिखोगे, ऐसे डिटेल में खुद 40 मिनट का वीडियो डालूंगी जिसमें कि सेंसिटाइजर फेज और इफेक्टर फेज आता है कि पहले इसमें बाइंड हो दूसरा बार इसमें जाएगा, लेकिन अभी बताऊंगा बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 5 मार्क्स में इतना नहीं लिख पाओगे, उतना टाइम नहीं रहता हमारे पास। नेक्स्ट आता है ये सेकंड टाइप जो है वो टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, इसे हम लोग साइटोटॉक्सिक भी बोलते हैं। क्यों, इसका एग्जांपल हमको समझ में आ जाएगा। जो आप ये जैसे कि ब्लड इम्यून रिएक्शन होती है कि किसी का ए था और आप बी देते हो, या फिर हिमोलाइसिस एनीमिया के आरबीसी टूटने लगते हैं, इसमें क्या होगा, या फिर यही ब्लड रिएक्शन जो आप देखते हो ये टाइप 2 का एग्जांपल है। इसमें होता क्या है, ये सेल है जैसे आरबीसी है, इसके ऊपर एंटीजन है। समझो किसी के बॉडी के अंदर हम जैसे हमारा ब्लड ग्रुप ए है और मुझे ब्लड ग्रुप बी चढ़ा दिया गया, तो ये हमारे जैसा नहीं है। जैसे ही देखेगा कि ब्लड ग्रुप बी बाहर से आया है, भाई फिर जो बी सेल घूम रहा है जो ये बी है, ये देखेगा, डिटेक्ट करेगा और ये झट से यहाँ पे IgG और IgM एंटीबॉडी बनाएगा। ध्यान रखना, टाइप 1 में IgE बना और यहाँ पे IgG और IgM बनता है। ये IgG और IgM बनने के बाद ये जो आपको दिख रहा है इससे जाके बाइंड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये एंटीबॉडी IgG IgM बना और इससे जाके ये बाइंड हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर जो एंटीजन है, जैसे आरबीसी पे अलग जो एंटीजन इसे मिल रहा है उसे जाके बाइंड करेगा और बाइंड होने के बाद एक कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर देता है। ये यहाँ पे C3b कॉम्प्लीमेंट आता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, या फिर ऐसे ही आपको ये मेंशन करके हाईलाइट करना होगा, C3b कॉम्प्लीमेंट यहाँ एक्टिवेट होता है। और इस कॉम्प्लीमेंट का काम क्या है समझने के लिए इतना समझो कि बस इसको स्वादिष्ट बनाने, ये दोनों जो बाइंड हुआ है उसको ये C3 बाइंड होने की वजह से, C3 का बाइंड होने की वजह से ये स्वादिष्ट बन गया और फिर फैगोसाइट आते हैं और ये पूरा सेल को ही आरबीसी को पूरा खा जाते हैं। यही है आपका, इसीलिए इसे साइटोटॉक्सिक रिएक्शन भी बोलते हैं, पूरा सेल ही खत्म उसके वजह से। ठीक है, यही होता है ब्लड रिएक्शन में, जब अलग ब्लड ग्रुप को आप चढ़ा देते हो, यहाँ पे IgG IgM बनता है, C3 भी आता है और फैगोसाइटोसिस पूरा सेल ये हो जाता है। नेक्स्ट टाइप 3 रिएक्शन देखते हैं, टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी, सबके बारे में लिखना, उसका एग्जांपल लिखना। पहला का एग्जांपल समा था, यहाँ पे ब्लड ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखे, हिमोलाइसिस एनीमिया देखे। टाइप 3 में क्या होगा कि टाइप 3 में जैसे ये एंटीजन आया और यहाँ पे भी बी सेल एक्टिवेट होता है, बी सेल एक्टिवेट होने के बाद ये बी सेल एक्टिवेट होगा और फिर से IgG एंड IgM, टाइप 3 एंड टाइप 4 दोनों में IgG एंड IgM एक्टिवेट होता है और ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट यहाँ भी बनेगा, दोनों में टाइप 2 में और टाइप 3 में कॉम्प्लीमेंट बनता है। यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट बनेगी वो C3a एंड C3b नहीं C3a, यहाँ पे देखो ध्यान रखना नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो, ये याद रखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट बना था वो C3b था, यहाँ पे जो बनेगा C3a और C5 रहता है। C3a का काम है वैसोडाइलेशन करवाना, इसके वजह से, इस कॉम्प्लीमेंट की वजह से, जैसे साइटोकिन्स की वजह से देखो ना, ऐसे ही सही मानो कि वैसोडाइलेशन होगा, वैसोडाइलेट वही एडिमा कंडीशन रहेगा और ये जो है वो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज को लाता है और इसकी वजह से जो भी इसको स्टिमुलेट करता है न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज आते हैं और अपना काम दिखाते हैं। तो यहाँ पे टाइप 3 में ये कंडीशन होती है कि एडिमा सब हो जाएगा। जैसे ये आर्थ्रस, इसका एग्जांपल आर्थ्रस रिएक्शन है, अब क्या है इसके लिए डिटेल नहीं जाऊंगी इसमें, ऐसे लिखने के लिए आप लिख सकते हो। टाइप 4 आता है, ध्यान क्या रखना है कि इसमें भी IgG IgM बना, लेकिन कॉम्प्लीमेंट इसमें अलग है, इसी को आप एग्जाम में आप हाईलाइट करोगे, बताओगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कहाँ से आता है। टाइप 4 लास्ट है हमारा, ये डिले हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं, इसका एग्जांपल याद रख लो, सब चीज आ जाएगा। ये ट्यूबरकुलिन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, जैसे ही हम लोग एंटीजन को ये आम में इंजेक्ट करते हैं, वहां पे ये एंटीजन ये आम में जाएगा एंड ये आएगा टी सेल आने के बाद वही अदर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर साइटोकिन्स रिलीज करेंगे और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन और ऐसी कंडीशन देखने को मिलता है जिसे हम लोग मेजर करते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है या फिर 10 सेंटीमीटर है। अगर 15 सेंटीमीटर से ज्यादा रहा तो हम लोग ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव मान लेते हैं। तो इसमें भी
हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ही हुई, जो कि टाइप 4 का एग्जांपल है। ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी खत्म हो गया। एक टाइप 5 भी आता है, लेकिन टाइप 5 न्यू है, नहीं भी जानोगे काम चलेगा। 5 मार्क्स में इतना इनफ होता है। टाइप 1 लिख दो, टाइप 2 लिख दो, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 में आईजीजी इन्वॉल्व है, आईजीई इन्वॉल्व है। इसमें हो क्या रही है, इसका एग्जांपल अगर देखें तो अस्थमा याद रखो। टाइप 2 में आईजीजी एंड आईजीएम इन्वॉल्व है, आईजीजी एंड आईजीएम एंटीबॉडी। इसमें C3b कॉम्प्लीमेंट आया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हिमोलाइसिस एनीमिया इसका एग्जांपल है। टाइप 3 बस ये याद रख लो, पूरा कॉपी लिखा जाएगा। टाइप 3 में आईजीजी एंड आईजीएम इन्वॉल्व है, इसमें आर्थरस रिएक्शन इसका एग्जांपल है। कॉम्प्लीमेंट इसमें C3a एंड C5a बना है। टाइप 4 में टी सेल भी इन्वॉल्व है, 72 घंटे के बाद रिएक्शन देखने को मिलता है। सो इस ये टी सेल का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही है और ये डिले रिएक्शन इसे बोलते हैं। और इसका एग्जांपल ट्यूबरकुलिन रिएक्शन जो देखने को मिलता है वो लिख सकते हो, मॉन्टेक्स टेस्ट जो आता है। लास्ट में अब हम लोग वैक्सीन का थोड़ा देख लेते हैं। वैक्सीन में ना ये लास्ट एक बार मैं सिलेबस दिखा देती हूँ, बस चैन वाला पूछता है, उसके अलावा अभी तक मैंने कोई भी और अदर टॉपिक नहीं देखा है। उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा, वीडियो बड़ी हो रही है और होपफुली ये रिवीजन आपके लिए बहुत हेल्पफुल लग रहा होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में भी चाहिए या फिर अदर चाहिए, या फिर कौन सा टॉपिक वीक है, जल्दी से मैं रिवीजन करवा दूँ तो आप लिख सकते हो मुझे, उस पर काम कर। देखो ये आपका सिलेबस है, यहाँ पे देखो वैक्सीन स्टार्ट होता है। पूरा नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी जैसे कि वैक्सीन है टाइप्स है, तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन हमारे बॉडी में अदर सब्सटेंस को डाला जाना ताकि इम्यून एक्टिवेट हो। कितने टाइप का होता है? तो बहुत सारे टाइप है, लाइव है, किल्ड है। अब लाइव में ना बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि दीदू लाइव डाल देंगे तो फिर तो वो जाके डिजीज कॉज कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये आप सही सोच रहे हो, लेकिन वैसे नहीं डालेंगे, उसकी कैपेसिटी को एक्टिवेटेड कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। किल्ड में वो किल करके, लेकिन इन लोग में मतलब चाहे जैसा भी डाला क्या हो, इतना ध्यान रखा जाता है कि वो डिजीज कॉज ना करे, लेकिन उनके पास ये कैपेसिटी हो कि जाके इम्यून को पुक कर दे, और इम्यून सेंसिटिव होता है वो उसे देखकर पहचान जाए कि हाँ क्या क्या कर सकता है। अगर दूसरा बार वो बहुत अच्छे से कैपेसिटी के साथ आया तो हमारा इम्यून उसे मार पाता है। यही वैक्सीन का काम है। और भी टाइप है इसके, अलग अलग टाइप। ये अगर उसके टॉक्सिक दिया गया तो टॉक्सिक ये वैक्सीन बोला जाएगा। 6-7 है, देखना चाहते हो वो स्ट्रक्चर में मैं बता दी हूँ। मेनली इंपॉर्टेंट वाला देख लेते हैं। ये कोल्ड चैन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे देख लेते हैं। ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तो आपको ये रट्टा मारने वाली चीज है, अलग अलग आता है, और मैं ट्रिक के साथ अलग वीडियो डाली हूँ 10 मिनट का, देख लेना उसे, क्योंकि नहीं पूछना चाहिए था, पता नहीं क्यों इतना याद करने वाली चीज पूछा हुआ है एग्जाम में। सो सेफ रहने के लिए देख सकते हो। इसमें 6 मंथ पे कौन सा लगेगा, 1 मंथ पे कौन सा लगेगा, बाय बर्थ बीसीजी लेते हैं। मैं ये ट्रिक के साथ समझाई हूँ कि कांधे पे लो उसके ये मतलब बीसीजी दो और पोलियो का दे दिया जाता है, तो एक बार देखना, कहानी से याद हो जाएगी। अगर शेड्यूल वाला लास्ट पढ़ना चाहते हो तो भाई एक सुंदर सा पेज मिल जाता ताकि मैं कोल्ड चैन को समझा पाऊँ। कोल्ड चैन अब हम लोग देखते हैं। कोल्ड चैन आता है और बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि है क्या। कोल्ड चैन वैक्सीन को सेफ रखने की ये प्रोसेस है। देखो वैक्सीन ना, जो वैक्सीन दिया जा रहा है ताकि हमारा इम्यूनिटी, जैसे कि अभी कोरोना का अभी एचपीवी का लग रहा है। एचपीवी के बारे में तुम जानोगे ना, शॉक रह जाओगे। मेरी मम्मा मतलब ऐसे हेल्थ में ही वो है, हेल्थ सेक्टर में उनका जॉब है, तो मैं भी चाहती थी कि एचपीवी का वैक्सीन देख रहे हो कितना ज्यादा आजकल कैंसर देखने को मिल रहा है, तो उसमें लोग बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को कम कर दे। पता नहीं क्या है मुझे, तो मैं तो सोच रही हूँ कि जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो उसके बारे में समझो, देखो, क्योंकि ये अजीब है। देखो ये वैक्सीन के थ्रू क्या होता है, चाह रहा है मतलब सरकार चाह रहा है कि उन्हें कैंसर से बचाया जाए, इतना ज्यादा इसकी वजह से हो रही है, अभी लोग को कुछ और ही मोटो। तो ये बस समझाने के लिए उससे रिलेटेड था, इसलिए मैं बता दूं। एचपीवी का वैक्सीन हो गया, कोरोना का हो गया, बीसीजी का लगता है, तो ये वैक्सीन जो बनते हैं ना, वो बनने के बाद से उन्हें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, कूल टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर कूल टेम्परेचर नहीं दोगे तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब इसमें भी सोचने वाली बात है, कूल टेम्परेचर क्यों चाहिए? चीजें जो इसमें है वो हमें पता है कि इसमें लाइव या फिर वो किल्ड कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, उसी एंटीजन को तो ये डब्बा में ऐसे लाए हैं हम लोग। तो तुम सोचो अगर ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो जानते हो कि सेल से सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसीलिए इन्हें बचाए रखने के लिए, इनकी कैपेसिटी को बचाए रखने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है। मेनली 2 से 8 डिग्री एटलीस्ट मेंटेन करना है। तो जहां पे बनता, जैसे कि वो वैक्सीन बना था अमेरिका में, आया इंडिया में ही नहीं, स्टेट में गया, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट में गया, आपके डिस्ट्रिक्ट में गया, आपके डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद जो विलेज एरिया वाले हैं वो स्कूल में गया, कॉलेज में गया, वहां तक लाने तक में वो 2 से 8 डिग्री मेंटेन करना है। तो वही कोल्ड मेंटेन करना उस चैन में, वही कोल्ड चैन मतलब बोला जाता है। तो इसमें भी इंट्रो डेफिनेशन लिखो की प्रोसेस है कि वो वैक्सीन डिस्ट्रॉय ना हो, बचाने की प्रोसेस। इसमें मेन एक फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं नोट्स में भी दी हूँ और यहाँ भी बताऊंगी। देखो बहुत ईजी है, मैं बचपन से ये घर बनाना जानती हूँ और आप भी जानते होंगे। इस घर मतलब जैसे ये समझो कि ये इस तरह से घर बना दो, सुंदर सा घर बनाना, अमेरिका का घर है मतलब अदर कंट्री का, वहां पे वैक्सीन बनी, ये मैन्युफैक्चर, यहाँ पे मैन्युफैक्चर साइट है ये, यहाँ पे बना। यहाँ से लाने के लिए एरोप्लेन चाहिए, ये रहा हमारा एरोप्लेन। ये एरोप्लेन जैसा बनाना चाहो, ये एरोप्लेन। इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि 2 से 8 डिग्री मेंटेन करें। ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट होकर अब इंडिया के सेंट्रल लेवल कहीं पे लाके रखा जाएगा, एयरपोर्ट पे आएगी। अब वहां से भी लाने के लिए फिर से जो वेन रहेगा, उस वेन नहीं दिख रहा होगा लेकिन आपको मैं दिखाती हूँ। ये वेन है, समझो ऐसा ऐसा वेन है। ऐसा वेन कहाँ होता है दीदी, लेकिन समझो ना बस समझने के लिए। ये वेन यहाँ पे ड्राइवर बेचारा चला रहा है इधर, ये रेफ्रिजरेटेड, ये इंसुलेटेड होना चाहिए। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस सभी जगह मेंटेन करेगा। इसके बाद स्टेट में आएगा, मतलब समझो कि राजस्थान में गया, रांची में गया, यहाँ सब झारखंड में आया, वहां तक आ गया स्टेट लेवल पे, और यहाँ के बाद फिर जाना है उसे किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, तो यहाँ पे भी जो वैन लगेगी वो भी 2 से 8 डिग्री इंसुलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट ये यहाँ से बात फिर अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गई तो पीएचसी में जाएगा, पीएचसी में भी आएगा तो यहाँ तक गाड़ी
की आवश्यकता होती है इंसुलेटेड वैन 2 से 8 डिग्री मेंटेन करवाना है। जैसे पीएससी में आता है, अब आशा वर्कर को आपने देखा होगा कि वो इतना सा डब्बा डब्बा उजला वाला लेके चलती है और उसी में वैक्सीन होता है। आपने कभी लिया होगा वैक्सीन या फिर देखा तो जरूर होगा, तो उसे हम लोग वैक्सीन कैरियर बोलते हैं। इस वैक्सीन कैरियर के थ्रू फाइनली सब सेंटर पे आंगनबाड़ी पे पहुंचता है, ज्यादातर वहीं पे ही टीका लगती है, तो यहाँ पे पहुंचा और देना वैक्सीन किसको है, मदर को। ज्यादातर मदर को वैक्सीनेशन होती है, बच्चे को, आपको तो फाइनली लगा। और यही प्रोसेस 2 से 8 डिग्री मेंटेन करने की ही हमारा कोल्ड चैन है। पूरा चैन देख रहे हो मेंटेन करते हुए, और 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना था। चाहो तो प्रोसेस भी लिख सकते हो, जितना चाहो लिख सकते हो कि क्या हुआ, मैन्युफैक्चर हुई, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फाइनली मतलब जो दिया गया, ये सब प्रोसेस जितना चाहो लिखना। और बस इतना ही 5 मार्क्स में जैसे वो फिगर बना देते हो, आप फुल मार्क्स ला सकते हो। कभी-कभी तो 2 मार्क्स में पूछा हुआ है तो फिगर को ही प्रेफर करना। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल लास्ट है, वो हम लोग नहीं देखेंगे, याद करने वाली चीज है, 10 मिनट का वीडियो है, वो एक मैं ट्रिक के साथ समझा दी हूँ, जरूर देखना। और इंपॉर्टेंट है कि हमने खुशी-खुशी ये वाला चैप्टर खत्म कर लिया। एक बार देखते हैं इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं बताई हूँ, जैसा कि मैं प्रॉमिस की हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बार-बार, ये सब तो पूरा देखिए, करीब-करीब हमारा 1 घंटे में। अब आप इतना पढ़ लिए हो, नहीं जरूरी है कि कुछ और पढ़ो, मतलब ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आपका ये पूरा हम लोगों का हो गया है। एक आपको लगेगा कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बायोकेमिस्ट्री में पढ़े भाई, ये इस तरह से बनाना है, एफसी रीजन कहाँ पे बाइंड हुआ, एंड इसका मेनली टाइप की गेम दे, ये आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी बता देती हूँ। जी जो है वो मेनली जैसे फिटस में अगर बच्चे को इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ पे ये फिटस को क्रॉस कर सकता है और इम्यूनिटी देता है। सेकंड टाइम मतलब इन्फेक्शन अगर क्रोनिक हो तो ये इंक्रीज रहता है। आईजीए जो है वो हमें पता है कि म्यूकोजल इम्यूनिटी देता है, और साथ ही साथ ब्रेस्ट मतलब मम्मा का जो ब्रेस्ट के थ्रू जो दूध, मम्मा का दूध में बेस्ट मिल्क में ये अवेलेबल होता है। एम का क्या है कि फर्स्ट टाइम अगर इन्फेक्शन हुई तो इसके लेवल ज्यादा रहेगा। आईजीडी जो है वो बीच सरफेस से अटैच होता है और आईजीएम को ज्यादा इनहांस करवाता है, मतलब इसे स्टिमुलेट करता है। आईजीई जैसा कि देखिए टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में इन्वॉल्व था, और ये एलर्जिक रिएक्शन लाने में काम, सेल्स जाकर बाइंड करता है और एलर्जिक रिएक्शन अस्थमा सभी कंडीशन, या फिर जो बी देखे थे कि कोई भी मधुमक्खी सब काटा तो वो लाने में काम करता है। चाहो तो आप इसका स्ट्रक्चर कौन पॉलीमर ऐसे ऐसे बना सकते हो। सो फाइनली ये खत्म हुआ। इसमें से जो सबसे ज्यादा अब तक क्वेश्चन आई है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तुम सोच नहीं सकते कि कितना ज्यादा क्वेश्चन आया है। सर्वोलॉजिकल टेस्ट से आया है, जिन कोल्ड चैन से 3 बहुत 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 ज्यादा अवेलेबल है। अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं, ऐसे ही आप चाहते हो कि आगे भी वीडियो आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। और जिन्हें नोट्स चाहिए देखना बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, अगर आपको लगता है कि हम मेरे पास नोट्स नहीं है, बहुत पहले पढ़ाई हो रखी, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, एडल्ट नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल, यहाँ तक माइक्रोबायोलॉजी में थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं, सबको टेंशन होता है, तो सॉल्व पीवाईक्यू भी दी हूँ, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा पूछा है, कैसे लिखना है, ये आप देख सकते हो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, इस नंबर के थ्रू या फिर कमेंट में जो पिन है लिंक उसके थ्रू जा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। पिन कमेंट देखना ना भूलें।